स्टार्ट करते हैं। ये कल 19th क्वेश्चन था, किसी ने कमेंट भी किया था, मैंने देखा था, और ये तब मैंने इसको चेक किया तो मैंने देखा कि इसमें हम फ्लो में निकल गए और ध्यान नहीं दे पाए कि जो इसका सही उत्तर है वो बी ना होकर के डी होगा, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर, यानी रचनावादी, क्योंकि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और मेरी एनर्जी ऑलरेडी बहुत डाउन थी, बहुत थकी हुई थी मैं कल। तो हैप्पी बर्थडे कौन कर रहा है? अभी कहाँ से बर्थडे आ गया भाई, बहुत दूर है अभी बर्थडे, ठीक है ना। फी कितनी? 800 रुपये फीस है वो जो पेडागोजी वाला बैच है, उसके अलावा 1500 और 1200 ऐसी फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं होती, सभी टीचर्स मिलते हैं आपको, ठीक है जी। चले आगे बढ़े। हाँ मैं ठीक हूँ यार, थोड़ी बहुत एनर्जी लो है। अच्छा, जो शाम वाली क्लास थी ना, सेकंड क्लास 7 बजे वाली, वो कैंसिल हुई है, मैंने उसमें बता दिया था आपको, कुछ इलेक्ट्रिक कट का प्रॉब्लम था, तो जिनको नहीं पता लग पाया है, जो उस टाइम पे लाइव नहीं थे या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उनको मैं अभी बता देती हूँ। तो वो आज वाली क्लास नहीं हुई, अब मंडे को मिलेंगे, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। यूट्यूब पे सैटरडे को भी मिलेंगे हम, कल ईवीएस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर? बैठिए आराम से, पोल में जवाब दीजिए मस्त तरीके से, है ना, दीजिए क्वेश्चन दीजिए फटाफट से। तो निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी या रचनावादी अध्यापक की विशेषता है? रचनावादी कौन होते हैं? आपका जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो एनसीएफ 2005 है, वो किस पे बेस्ड है आपकी? कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आप इतने उत्तर दे दीजिएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म बोले तो रचनावाद, रचनावाद, संरचनावाद भी या सृजनवाद भी कह देते हैं, हिंदी में कई नाम हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने इंग्लिश की तरफ झांक के देख लेना है। आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये कब का पेपर है? ये आया हुआ है 24 जनवरी अभी 2023 में, मॉर्निंग की शिफ्ट यानी पेपर 1 में, और ये पेपर अभी सीटेट की वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुए हैं, बट ऑफ कोर्स आप लोगों ने मेल में इतने सारे पेपर्स भेजे हुए हैं और इंटरनेट जो है अंतहीन है, तो मेहनत करके ये हमारे पास हैं पेपर्स और हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी सीटेट भी अपलोड कर देगा। तो अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर, रचनावादी शिक्षक की विशेषताएं कौन सी होंगी? तो आंसर इसमें जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, आप सबने चीटिंग कर ली है, मैं ये कहूंगी कि कंडक्टिंग एक्टिविटीज दैट चैलेंजेस स्टूडेंट्स अजम्पशंस। देखिए इसमें दो तो होने नहीं थे, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे फोकस करता है, ना कि एग्जाम्स पे। बिल्डिंग लेसन्स अराउंड वेरी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त जाया जाता है। मूर्त क्या है? जिसको टच और फील किया जा सके। अमूर्त क्या है? जो विचारों में है। कल मैंने वो आपको डेबिट कार्ड वाला, एटीएम वाला एग्जांपल दिया था ना, कि ये 20 रुपए का नोट क्या है? अमूर्त है। अब बैंक में जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो, सॉरी ये मूर्त है, कॉन्क्रीट है, लेकिन बैंक में जो अमाउंट पड़ा हुआ है उस डेबिट कार्ड के अंदर, वो अमूर्त हो गया, ठीक। चलिए खैर, अगर हम बात करते हैं पोजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली, ये बात यहां पे गलत नहीं है, बट सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देना ये कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आता। ये सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी अगर इससे बेटर ऑप्शन डी नहीं होता तो, इसलिए हम इसी पे ज्यादा फोकस करके, क्योंकि ये शुरुआत में था और निकल गए, है ना, ये गलत नहीं होता। लेकिन कंडक्टिंग एक्टिविटीज दैट चैलेंज स्टूडेंट्स अजम्पशंस, नाइव थियोरीज नाम की एक चीज होती है जिसको अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, 1 नंबर का टॉपिक है, आपके हर बार पूछा जाता है। तो वो अजम्पशंस बेस्ड चीजें होती हैं कि बच्चे ने अज्यूम कर लिया कहीं से देख के, अपने अनुभव के आधार पे, कि पानी का रंग जो है वो हरा होता है क्योंकि उसने तालाब में हरे रंग का पानी देखा था। जब टीचर ने पढ़ाया कि वाटर इज कलरलेस, तो उसका जो अजम्पशन है वो ब्रेक होता है। तो ऐसी एक्टिविटीज कराना जिससे जो अजम्पशंस हैं, मतलब वो सही नॉलेज तक खुद से पहुंच पाए, ठीक है ना, डिस्कवर कर पाए, ठीक है ना। मोहम्मद मोनू सारे जो सेशंस हैं वो मैराथन देखो, नोट्स पढ़ो, है ना, तब बनेगी ना बात। तो ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले और वो नई अवधारणाएं या सही अवधारणाओं तक पहुंचे। बच्चा एक्टिव रहता है कंस्ट्रक्टिविज्म में हमेशा। अब इसके बारे में 2-3 बातें, फिर हम आज के क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। पोल अभी मत दीजिएगा, अभी हम चलेंगे, इस नंबर है, ये है क्वेश्चन आपका, कि कौन से समय पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की समझ बच्चे में विकसित हो जाती है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, पियाजे और वाइगोस्की दोनों ही रचनावादी हैं, और देखें तो ब्रूनर भी, लेकिन आपके लिए ये 2 इंपॉर्टेंट नाम हैं। वाइगोस्की दोनों क्या है? रचनावादी हैं। रचनावादी क्या मानते हैं? रचनावादी मानते हैं कि बच्चा एक्टिविटी करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माता है, यानी कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है। वर्ड क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्शन से बना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? ज्ञान का कंस्ट्रक्शन, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की का सृजन करना ही सृजनात्मकतावाद है, ठीक। तो पियाजे जो हैं वो विश्वास रखते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में, इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी। वहीं अगर हम बात करें वाइगोस्की की, तो इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये कहते हैं बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके, इंटरैक्ट करके सीखेगा,
रचना करेगा ज्ञान की। पियाजे कहते हैं समाज तो ठीक है, समाज को वो कोई नकार नहीं रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन उतना महत्व उन्होंने नहीं दिया जितना वाइगोस्की ने दिया है। पियाजे का फोकस जो है वो बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पे ज्यादा है, कि वो अपनी एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है, तो वो हेरिडिटी पे, एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये समाज, संस्कृति और भाषा पे ज्यादा फोकस करते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज पर। कौन? वाइगोस्की। अब कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, इसमें दो और चीजें जो हमें साथ में जान करके चलनी है। आज का जो समय है वो रचनावाद का समय, हम ये कह सकते हैं। अब ये है क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, मैं अलग अलग चीजें बोलती रहती हूँ, नए लोग जो होंगे उनको कंफ्यूजन होती होगी। ये स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट विचारधाराओं का समूह बना हुआ है, जिसको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब ये वन ऑफ द स्कूल्स है रचनावाद। व्यवहारवाद एक और स्कूल है। अब आज के समय में हम एजुकेशन सिस्टम में इसी को फॉलो करते हैं, इसी को ज्यादा मानते हैं। उसका रीजन ये है कि ये बच्चे को एक्टिव एक्सप्लोरर मानता है, यानी सक्रिय निर्माता मानता है ज्ञान का। ये बच्चे को सेंटर में रखता है, यानी कि इसकी अप्रोच क्या हो गई? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो गई। रचनावाद में बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाता है। पहली बात तो ये, चाइल्ड सेंटर्ड बोले तो बाल केंद्रित, जहां बच्चा केंद्र में है, जहां टीचर केंद्र में नहीं है। भाई दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, डंडे से आप सिखा रहे हैं बच्चे को या रट्टे लगवा रहे हैं। दूसरी है मॉडर्न डे अप्रोच, जिसको प्रोग्रेसिव अप्रोच या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या कंस्ट्रक्टिविज्म से जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चा एक्टिव है, उसमें टीचर ज्यादा एक्टिव था। यहां दोनों एक्टिव हैं, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव और चिल्ड्रन आर एक्टिव इन कंस्ट्रक्टिविज्म। तो क्वेश्चन आता है, पूछा जा चुका है कि बच्चा एक्टिव होता है कंस्ट्रक्टिविज्म में कि टीचर? तो टीचर सेंटर्ड जब क्लासरूम पूछेगा, जहां शिक्षक केंद्रित है जो कक्षा कक्ष, वहां टीचर एक्टिव है। कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में या चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में बच्चे और शिक्षक दोनों एक्टिव हैं। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म आपका जो एनसीएफ है 2005, अभी नया एनसीएफ भी आ गया, ये किस पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म पे। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या मानता है? टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में देखता है। टीचर क्या है इनके लिए? डिक्टेटर नहीं है, हिटलर शाही नहीं है टीचर की। टीचर एज अ फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता है, वो माहौल देगा। भाई आपने अपॉर्चुनिटीज दी बच्चे को, उसके अजम्पशंस को, उसके जो अनुमान उसने मान के बैठा है, चाहे वो गलत हो, उनको चैलेंज करने की, ताकि वो उसको ठीक कर सके। टीचर एज अ फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता है शिक्षक, कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए बच्चे की काफी भलाई की बात करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आज के। क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू रिमेंबर इवेंट्स, यानी अब उसको इवेंट्स याद हैं, कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, कल हम वहां जाएंगे शादी में, है ना, परसों हम नानी के यहाँ गए थे, कल मैं स्कूल नहीं गया था। मतलब करेक्ट सीक्वेंस उसको अब याद रहने लग गया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। मतलब दुख, दर्द, परेशानी का समय शुरू हो गया, क्योंकि इसी में तो है ना चीजें कि पास्ट में ये हुआ था, पूरे जीवन निकाल देते हैं लोग, प्रेजेंट में ये गड़बड़ है। ठीक, तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल को सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं बच्चे। किस स्टेज में? बताइए। सेंसरी मोटर होती है एसपीसीएफ, आपको पता है। सेंसरी मोटर होती है जन्म से 2 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को तो अपनी दूध मिल जाए टाइम पे, सूसू पॉटी कोई और साफ कर दे, डायपर हटा दे, इसी बात का ख्याल है उसको, कहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पड़ी है। ठीक, तो ये तो हट गया। पी फॉर 2 to 7 ईयर्स, पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 वर्ष की उम्र। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम सी कहेंगे, 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15। अब ये तो हमें पता है कि फॉर्मल में तो आ ही जाएगा, लेकिन बात हो रही है शुरू, बिगिन टू रिमेंबर। ये नहीं है कि कब तक या किस स्टेज में याद रखेगा, तो ये भी हट गया। प्री ऑपरेशनल इसलिए हट गया क्योंकि हम, आपको याद होगा, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है। सीरिएशन की कहानी याद होगी आपको कि सीरीज में लगाना। भाई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है? एक सीरीज है, एक क्रम है। तो बच्चा क्रम में लगाना, चाहे वो किसी लेंथ के आधार पे हो, डेज के आधार पे हो, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, जो क्रम में लगाना है। सीरिएशन कब आता है? सीसीएस से याद करिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। और तभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का करेक्ट सीक्वेंस उसको सेट होगा दिमाग में। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको ये पहले आ जाए, अगेन वो पियाजे का क्रिटिसिज्म बन जाएगा, क्योंकि वो उनका अनुभव है, उनको माहौल कैसा मिला है, उनको ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस कैसा मिला है। तो उस चक्कर में कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेज से पहले किसी बच्चे में कोई गुण आ जाए, बट जनरली जो माना जाता है पियाजे की स्टेज के अकॉर्डिंग, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है जी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब उसको पता है कि कल क्या था और परसों क्या था। ये 2 फरवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर
1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। आप ये देखेंगे एक शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चंस तक प्याजे से आए हुए हैं, अगर कंस्ट्रक्टिविज्म को भी जोड़ दें, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म भी क्या है, प्याजे का ही टॉपिक हुआ, प्याजे जुड़े हुए हैं उससे, है ना। ये बर्थडे कौन, किसने कहा है ये बर्थडे है मेरा? कोई बर्थडे नहीं है अभी, है ना, बहुत दूर है अभी बर्थडे, सितंबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट स्टिक A इज लार्जर देन स्टिक B। ये हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब से इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे तब से। 27 जनवरी 2023 पेपर 1 है। एक बच्चा है जो ऑब्जर्व करता है, जो निरीक्षण करता है, जो अवलोकन करता है कि एक स्टिक है, एक छड़ी है, एक लकड़ी है या वॉटेवर, जो स्टिक A इज लॉन्गर, या फिर क्या लिखा है यहाँ पे, लार्जर देन स्टिक B। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये है स्टिक A, ये स्टिक A है, ये स्टिक B है। आपको पता है ये स्टिक B क्या हो गई, छोटी हो गई स्टिक A के सामने, बात सही है। एंड B इज लार्जर देन C, B इज लार्जर देन C। A बड़ा है B से और B बड़ा है C से। ये बात हम समझ पा रहे हैं। एक बच्चा है जिसको, जो ये पता लगा पा रहा है, बच्चे के लिए तो लिटिल साइंटिस्ट है ना, प्याजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट इन्फर्स दैट स्टिक A इज लार्जर देन स्टिक C, बट व्हेन आस्क्ड सेम प्रॉब्लम वर्बली ही फेल्स टू मेक करेक्ट इन्फरेंस। इन्फरेंस होता है अनुमान लगाना। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थियरी द स्टूडेंट इज एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि एक छड़ी है या एक स्टिक है जो कि A नाम उसका रख दिया, B से लंबी है और B जो है वो C से लंबी है। ये उसके हाथ में छड़ी हो सकती है, उसके दिमाग में या फोटो देख के वो ऐसा कह पा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग, डी। 37% लोग। भाई साहब इसमें तो आपको चक्कर आ गए इसका मतलब। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। इसका सिंपल मतलब है, एक स्टिक है स्टिक A, दूसरी स्टिक है स्टिक B और तीसरी स्टिक है स्टिक C। ये है A स्टिक, ठीक है ना, ये है स्टिक A, ये है स्टिक, ये है स्टिक B, जो A सबसे A बड़ा है B से। अब आती है स्टिक C, तो स्टिक B बड़ी है स्टिक C से, यानी A इज बिगर और लार्जर देन B एंड B इज लार्जर देन C। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो B है वो A से छोटा है और जो C है वो B से छोटा है। यानी सबसे लंबा यहां पे कौन हुआ, लार्जर कौन हुआ, A इज ग्रेटर देन B एंड C बोथ। मान सकते हैं ये बात। अब ये इन्फेरेंस निकाला बच्चे ने, जब उसको ये स्टिक दिखाई गई, पिक्चर दिखाई गई, समझ में आ गई बात। लेकिन जब उससे ये बात वर्बली पूछी गई, यानी मौखिक रूप से जब पूछी गई, तो वो घबरा गया। जब सामने उसको कुछ प्रेजेंट नहीं किया, मूर्त रूप में कुछ नहीं दिखाया, कॉन्क्रीट दिखाया ही नहीं जिसको वो टच और फील कर सके, उसको दिमाग में सोचने को कहा गया। ठीक है ना, बताइए कौन सी स्टेज है ये। तो एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बच्चा है वो प्याजे की किस स्टेज पर है, बताएगा कोई? मन कर रहा है किसी का? क्या कह रहे हो, जवाब दे चुके हैं हम तो पोल में ही। 31% लोगों को ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लग रहा है और फॉर्मल ऑपरेशनल तो लग ही नहीं रहा किसी को। देखो फॉर्मल ऑपरेशनल में ये वाले जवाब बच्चा नहीं दे पाता, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिक वाली चीज हो जाती है और लॉजिक यहाँ नहीं होता। ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसको कह रहे हैं 37% लोग, तो ये सही नहीं होगा। सेंसरी मोटर में तो मतलब ही नहीं है इसका। फॉर्मल ऑपरेशनल तो इसके और आगे की बात हो गई। यहाँ पे तो वो वर्बली भी बता देता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पूछा है ना आपने वर्बली, तब भी बता देता है। यहाँ तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी आ जाता है, अमूर्त भी। तो ये है बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पे। क्यों? क्योंकि वो बता पा रहा है देख करके, मूर्त रूप में पिक्चर देख के, या उसके सामने इमेज है कोई, या फिर उसके सामने आपने रख दिए हैं दोनों स्टिक्स या तीनों स्टिक्स, तो वो बता पा रहा है। लेकिन जैसे आप वर्बली पूछ रहे हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है। ये वो स्टेज है जब आपको चीजों को मूर्त रूप में प्रेजेंट करना होता है, चार्ट के थ्रू, या असली कोई 3D मॉडल ले गए आप, ठीक है ना। 7 से 11 वर्ष। तो ये सही उत्तर इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पोल बहुत जल्दी गायब कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए इज बिगर देन बी एंड सी बोथ। ये ट्रांजिटिविटी है, ठीक है ना। मैं लिख भी देती हूँ, पहले आप जवाब दे दो फिर लिख दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए फटाफट से। पोल में आंसर करेंगे बहुत ही तेजी से, बिना किसी दुख दर्द समस्या के, क्योंकि समस्या है क्या, बस ये 9 बजे वाला सेशन अटेंड करते रहना है पेपर से पहले, और जो मैराथन वगैरह है वो देख लेनी है।
मोर देन इनफ हो जाएगा, चीजें काम की ही कराई जाएंगी, है ना। कई सारे टॉपिक्स हम खत्म कर चुके हैं। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी हमारे दिमाग, हमारे संज्ञान, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब के डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इन्फेरेंस। इन्फेरेंस होता है अनुमान लगाना या फिर एक कंक्लूजन पे आना, एक निष्कर्ष पे आना। एंड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, यानी बच्चा अब एक अनुमान लगाने लगा है और अमूर्त चिंतन आ गया, यानी वो अब एक निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि भैया ये बड़ा है इससे, या व्हाटएवर उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है, एक अनुमान लगा पाता है, हाइपोथेसाइज कर पाता है किसके बारे में, और अमूर्त चिंतन आ गया है। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हो समझ जाओ, AF लिख लो इसको दिमाग में, है ना। AF बोले तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट कब आएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो ये सबसे लास्ट स्टेज में आता है एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्क्रीट तो वो है जिसको आप देख सकते हो, टच और फील कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट वो है जो दिमाग में है, विचारों में है, वर्बली आप बात कर रहे हैं जिसके बारे में। तो औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको 11 से 15 वर्ष की उम्र कहते हैं, ये है जहां पे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा होगा, कॉन्क्रीट लिखा होगा या लॉजिक लिखा होगा सिर्फ। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है तो फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट लॉजिक है या सिर्फ लॉजिक है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा। एब्स्ट्रैक्ट आ गया इसका मतलब फिर आंसर आपका डी ही होने वाला है, इन तीनों का कोई रोल बचता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये 1 फरवरी को पेपर 2 में आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है ना। आप देखें कभी तो पेपर 1 में आसान क्वेश्चन आ जाएंगे और कभी पेपर 1 के क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेंगे, पेपर 1 के तो पेपर 2 के आपको इजी लग सकते हैं। तो इसका कुछ फिक्स्ड रूल नहीं है कि पेपर 1 है तो मुश्किल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्पेशली CDP में सब कुछ सेम है, सिलेबस सेम, हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है ना, लेवल सेम। उन्हीं क्वेश्चंस में से उठा के आपको पेपर 1 में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किसी सेट में कैसे क्वेश्चन, किसी में कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन जीन पियाजेस थियरी डैश इज सेड टू अकर व्हेन द चाइल्ड मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू अकाउंट फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस। इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। इसमें नहीं, इसमें नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, मॉडिफिकेशन के बारे में तो कल बताया था, एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना। चेंज तो खैर दोनों ही प्रोसेसेस में होता ही है। 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद हो गया, आप बहुत दुखी हैं, आपकी जेब में बहुत 2-2000 की गड्डियां भरी हुई हैं। देखिए कोई बात नहीं है, आ जाइए इधर। ये सारी दुनिया का पता रखना है, पेपर में क्या आएगा ये भी पता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है संशोधित करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब जो आज का प्रेजेंट एग्जिस्टिंग नॉलेज है, यानी जो मुझे आज पता है, मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ नए अनुभव। मतलब मुझे लगता था कि भैया, चलो 2000 का नोट का एग्जांपल दे रहा था ना कोई, कि 2000 का नोट, उस पे हालांकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, बट मान लेते हैं कि 2000 का नोट जो है आज तक चलता था, या पुराने वाला 500 और 1000 का नोट। तो 1000 का नोट जो है एकदम बढ़िया चीज थी। दो आप 1000 का नोट निकाल के, और वो अक्षय कुमार कौन सी मूवी है वो, फिर हेरा फेरी या व्हाटएवर, तो उसमें वो दिखाते रहते हैं वो 3 नोट्स। तो 1000 के नोट की वैल्यू थी, दिमाग में आपके स्कीमा में था 1000 का नोट है भैया, इससे कुछ मिलेगा। जैसे ही 1000 का नोट बंद हुआ या 500 1000 के नोट बंद हुए, अब आप अगले दिन निकाल के दे रहे हैं, 1000 का नोट रह गया आपके पास मान लीजिए, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई किस में करना पड़ेगा, नया 500 का नोट या 2000 का नोट, अब इसकी वैल्यू नहीं है। मॉडिफिकेशन में आपको एकोमोडेट करना पड़ता है ना, एकोमोडेट करना पड़ता है। यदि आप पुरानी जानकारी को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ, तो एकोमोडेशन कहलाता है समायोजन। अगर आप कुछ ऐड कर रहे होते, मान लीजिए 500 और 1000 के नोट चल रहे होते और एक 2000 का नोट और आ जाता, तो आप एसिमिलेट कर लेते बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल समायोजन या संगठन जैसा यहाँ कुछ हुआ नहीं है, मेटाकॉग्निशन और स्कैफोल्डिंग का यहाँ कोई संबंध बनता नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा जरा, ईगो सेंट्रिज्म बताइए, फटाफट से बताइए, देखिएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है मनीष, ये कब हुआ। अरे उसमें कुछ कुछ चीजें हैं कि मतलब वो 30 सितंबर तक का टाइम वाइम है, चीजें हैं। कितनी चिंता है लोगों को, बहुत दबे हुए नोट पड़े हुए हैं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 1 फरवरी 2023 पेपर 2 है ये। क्या कहा है, पियाजे की थियरी में, यानी इन जीन पियाजेस थियरी, ईगो सेंट्रिज्म रेफर्स टू, यानी अहम केंद्रता किस मायने क्या है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो अहम केंद्रता होती कहां है, ईगो सेंट्रिक कब होता है बच्चा, सेल्फ सेंटर्ड जिसको हम बोल रहे हैं, 2 से 7 वर्ष में। 2 से 7 वर्ष बोले तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, SPCF में P है ये, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें ईगोसेंट्रिक
या ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है, ये पूछा है। डी ऑप्शन 54% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है, अब सही है कि गलत वो देखेंगे, द एबिलिटी टू कंसिडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट अ टाइम। ये ईगोसेंट्रिज्म है भैया, ये तो ईगोसेंट्रिज्म का जाना है कि आप एक से ज्यादा पहलू देख पा रहे हैं किसी समस्या के। द टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंकिंग प्रोसेस इनटू साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कल हम पढ़ रहे थे ना अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये संगठन कहते हैं कि जब आप अपनी मानसिक संरचनाओं के आधार पर जानकारी को संगठित कर रहे हैं कि ये इस बारे में है, ये इस बारे में है, ये इस बारे में है। सी ऑप्शन है द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो भाई साहब आप अडेप्ट कर रहे हैं। डी ऑप्शन है द टेंडेंसी टू सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट, यानी दुनिया को देखने का जो चश्मा है वो आपका अपना है। लोग क्या फील कर रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा महसूस करते हैं उस चीज के बारे में वैसा आप सोचते हैं, है ना। तो दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति, कि भाई वही जो बात, पिताजी ऑफिस से डांट खा के आए हैं बट बच्चे को चॉकलेट चाहिए थी, आप चॉकलेट क्यों नहीं लेके आए, वो इस बात पे रोएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है दुनिया में, है ना। बहुत ही छोटा बच्चा है तो इवन डेथ में भी उसको आइडिया नहीं लगेगा क्या हो रहा है, वो आपको खेलता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकता चीजें। ईगोसेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, उसको लगता है जो मेरा फेवरेट है वो सबका फेवरेट है, जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद है। डोरेमोन बुरा है, आपने कैसे कह दिया, वो वाला कार्टून खराब है। शिनचैन बुरा है, लड़ाई करना शुरू कर देगा, क्यों, क्योंकि उसको शिनचैन पसंद है तो वो एक्सपेक्ट करेगा सबको पसंद होगा। यानी पूरी दुनिया को देखने की नजर उसकी अपनी नजर है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से, दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देख पाता। कई लोगों में ये एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म भी एक चीज होती है, और कई लोगों में मुझे लगता है ये जीवन भर रह जाता है, थोड़ा बहुत तो हम सभी में होता ही है। ठीक है जी। तो द एबिलिटी टू कंसिडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट अ टाइम, ये तो ऑपोजिट है ईगोसेंट्रिज्म का। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 11,800 लोग हैं और 4,500 लोगों ने लाइक किया। आधे लोग भूल जाते हैं, आधे से भी ज्यादा लोग आकर के लाइक शेयर करना, तो ये इक्वल रखना होता है। पियाजेस थियरी, इन पियाजेस थियरी द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन ईदर मॉडिफाई, यानी या तो वो मॉडिफाई करते हैं, यानी या तो वो चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं, देयर स्कीमास, अपने स्कीमा में, और मेक न्यू वंस ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट इज कॉल्ड, यानी या तो नया स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा क्या है, पूर्व ज्ञान, जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है वो सब स्कीमा में है, जिसकी वजह से आप चीजें पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि स्कीमा में लैंग्वेज है आपके, या बाकी चीजें भी होंगी, है ना। क्लियर है। तो अगर हम बात करें यहां, तो नया स्कीमा बनाना, न्यू स्कीमा क्रिएट करना, या फिर पुराने को मॉडिफाई करना, या फिर पुराने को मॉडिफाई करना, किस में आएगा। ये इनवेरिएशन है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। कंडीशनिंग का प्याजे से कोई संबंध नहीं है। इक्विलिब्रेशन है, इक्विलिब्रेशन तो होता है जो दिमाग में है और जो आपकी दुनिया में है वो बैलेंस में है, बैलेंस की स्थिति इक्विलिब्रेशन है। जब ये बैलेंस में नहीं होंगे तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा या डिसइक्विलिब्रेशन आ जाएगा। तो यहां पर आंसर हिंदी में अगर मैं कहूं, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया हिंदी का आंसर, तो ये ऐसे आया होगा पेपर में भी, एक बार इंग्लिश की तरफ देख लेना, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। तो अगर मैं देखूं यहां, तो हिंदी में आंसर डी ऑप्शन होगा और इंग्लिश में आंसर सी ऑप्शन होगा, है ना, अडेप्टेशन, और हिंदी में डी। लेकिन अगर ऐसा पेपर में हुआ है या हो सकता है, होता है कई बार, तो आपको इंग्लिश वाला आंसर एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है यदि कोई मिस्टेक पेपर में होती है। ज्यादातर एग्जाम्स का यही रूल है, ठीक है ना। तो अडेप्टेशन यानी ये अडेप्ट करना है। इस अडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी समायोजन और क्या आता है, आत्मसातीकरण, दोनों आते हैं। या तो आप ऐड करते हैं या तो आप चेंज करते हैं, और इसी के थ्रू आप अडेप्ट करते हैं नई सिचुएशंस में। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आया है 9 जनवरी को पेपर 2 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन थिंक लॉजिकली बट हैव डिफिकल्टी इन, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में लॉजिक तो आ जाता है ना। जो तर्क है सबसे पहले कब आएगा, इंडक्टिव लॉजिक है, हालांकि ये कब आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लॉजिक आ जाता है। ठीक, 9 जनवरी का ही है ये, 9 जनवरी। तो अगर हम बात करें डिफिकल्टी किस चीज में होगी, लॉजिक तो आ गया, परेशानी किस चीज में होगी, ये पूछा है हमसे। तो पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में। बट ये सिंबॉलिक स्टेज तो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, इसको सीमियोटिक फंक्शन भी कह देते हैं।
भाषा बदलने में पूरा माहिर है, पेडागोजी में लैंग्वेज का खेल है। आपका जो पेपर है वो भाषा बदलने में एकदम परफेक्ट। तो ये तो 2 से 7 वर्ष में आ जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब हम कल बात कर रहे थे हैरी पॉटर की झाड़ू पे उड़ना, वो अक्कड़, वो जो आपका शकलक बुम बुम था, या आपको पता है कि ए फॉर एप्पल होता है, तो दिमाग में एप्पल का सिंबल आते ही क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। जो चीज आपके सामने नहीं है उसके बारे में भी आप मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना पाएंगे, है ना। तो ये क्या है बताइए जरा, डिफिकल्टी होती किसमें है ये पूछा है, फटाफट से बता दीजिए। और कोई समस्या हो तो वो भी बता दीजिए। जवाब देखें आपका क्या है। 44% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। वाह 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 वाह, बात तो आपकी सही लग रही है यार हमें, है ना। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि ये देखो हिंदी में गड़बड़ है, या तो हमारे टाइपिस्ट जी ने किया है, जो कि संभावना कम ही है, वो तो बड़ा ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं, बट मैं एक बार चेक करूंगी, या तो इन्होंने पेपर में गड़बड़ की होगी, ऐसा हो सकता है पेपर में गड़बड़ हो। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी। ये जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, आप पहले से हाइपोथेसिस कर पा रहे हैं कि इस चीज का प्रभाव ये होगा, है ना। आप साइंस में, इकोनॉमिक्स में एडवांस थिंकिंग है एक तरह की, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बाद में आती है, ये तो पहले ही आ चुका होता है। ये दोनों अचीव हो जाते हैं, कंजर्वेशन और सीरिएशन। तो डी ऑप्शन ही है जिसमें डिफिकल्टी होगी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़िए और जवाब दीजिए। ये है 27 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, यानी पेपर 1 है। क्या समझे, कुछ नहीं है, समझे कि नहीं बताइए आप। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं 66% लोग। चलिए समझते हैं कहानी क्या है, समझते हैं कहानी क्या है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाई इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज। ये हम एक सेशन में और कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल शिफ्ट्स में रिपीट हुए हैं, ये उनमें से एक है। तो सामाजिक मुद्दों पे और जस्टिस की, न्याय की बात करने लग जाएगा बच्चा। और ये आप कोलबर्ग की थियरी से भी निकाल सकते हैं, वो भी एडोलेसेंस के बाद ही होती है चीज, ये एडोलेसेंस में ही होती है। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है कि आप सच में ये एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं समाज में, उस पे हाइपोथेसिस करने लग जाएंगे, जस्टिस की बात करने लग जाएंगे कि भाई ये महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, महिला और पुरुष का बराबर होना चाहिए जो इश्यूज हैं, या ऐसे सामाजिक मुद्दे जितने भी चले आ रहे हैं, ये सब किशोरावस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल। क्योंकि अब अमूर्त चिंतन आ गया, जो हो रहा है जस्ट उस पे ही नहीं, उसके पीछे भी जाके आप सोच सकते हैं, हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव रीजनिंग आप कर सकते हैं कि किसका परिणाम क्या होगा। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 से 14 वर्ष, जिसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं और न्यायिक व्यवस्था पे वो सोच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए पियाजे के, ये तो पूरी वही कहानी है पियाजे के, जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू इमिटेट अदर्स, यानी अनुसरण या नकल करना किस उम्र में शुरू कर देते हैं, बताइएगा। लड्डू क्वेश्चन है एकदम, बट इसमें भी कंफ्यूज होते नजर आ सकते हैं कई लोग। देखिएगा खूब गलत उत्तर इसमें दे रहे हैं लोग। फटाफट से आंसर कीजिए। अगर हम बात करते हैं कि इमिटेट करना, यानी दूसरों का अनुसरण या अनुकरण करना, नकल करना, कॉपी करना, बच्चा कब शुरू कर देगा। पोल गलत कैसे आ रहा है, दिखाना जरा। क्वेश्चन नंबर 9 ही तो लिखा है यार, है? देखिए पोल वाले भैया को दोष देते रहा करो आप लोग, हैं। सेंसरी मोटर, यानी जन्म से 2 वर्ष में बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देगा, 2 से 7 वर्ष में, 7 से 11 में, या 11 से 14 में, SPCF। देखिए नकल तो वो यहां भी कर सकता है, नकल वो यहां भी कर सकता है, नकल वो यहां भी कर सकता है। नकल तो आप आज भी कर सकते हैं ना, चाहे 20 साल के हो जाए, चाहे 80 साल के हो जाए, नकल करना तो आ गया। लेकिन शुरू कब से हुआ ये पूछा है। बिगिन टू इमिटेट, शुरुआत तो जन्म से 2 वर्ष में ही हो जाती है। संवेदी गामक, इंद्रिय गामक, सेंसरी मोटर, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन पढ़ते हैं हम हर साल, आपको याद होगा वो डेफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, यानी सिर्फ नकल नहीं, बल्कि आपने, बच्चे ने आज माताजी को मेकअप करते हुए देखा, पिताजी को शेव करते हुए देखा, आज नहीं आप 2 दिन बाद घर में आए, बच्चा पूरा पुता हुआ है, मेकअप, उसने जो आपका आईलाइनर है वो लगाया है लिप्स पे, और जो लिपस्टिक है वो लगा ली है आंखों पे। तो ये क्या है, डेफर्ड इमिटेशन। उसने जो देखा था वो बाद में भी उसको विलंबित रूप में याद रख पाया और वो रिपीट कर दिया उसने। तो इमिटेशन की शुरुआत सेंसरी मोटर स्टेज से ही हो जाती है।
है ना, और ये रहता प्री ऑपरेशनल में भी ये जीवन भर रहेगा। तो शुरुआत कहां से हो रही है? सेंसरी मोटर से हो रही है। तो इसमें 53% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है सेंसरी मोटर। क्लियर है बात? 30 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। देखिए हर एक स्टेज की ना अपनी एक विशेषता है। इमिटेशन की बात करेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करेगा, तो ये एक स्टेज है। अगर बात करेगा किसकी? सिंबॉलिक थॉट की, वो दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल, है ना। सीरिएशन की बात करेगा वो तीसरी स्टेज है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करेगा वो, हाँ पोल में वोट करने में मजा आता है, हाँ वो मजे के साथ साथ थोड़ा सा सीरियसली भी करना है, ताकि सच में आपको फीडबैक मिल सके कि आपके सामने जब ऑनलाइन में पेपर आएगा तो आप सही उत्तर पढ़ के फटाफट से मार्क कर पाएंगे, समय बचा करके। उसकी प्रैक्टिस है ये, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें 33% वाले में थी मैं, कोई कह रहा है, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ टीचर शुड गिव टास्क्स रिक्वायरिंग डैश टू स्टूडेंट्स इन एज ग्रुप 7 to 11 ईयर्स फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चों को किस तरह के टास्क देने चाहिए एक टीचर को, ये पूछा है। बताइए फटाफट से किस तरह के टास्क। तो कौन सी स्टेज होती है 7 से 11? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो टास्क कैसे होने चाहिए? मूर्त होने चाहिए, जिसपे लॉजिक लग पाए और मूर्त चीजों पे लॉजिक लगा पाए बच्चा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के टास्क तो फॉर्मल ऑपरेशनल में देने हैं लास्ट स्टेज में 11 से 14 में। रिवर्सिबल थिंकिंग, हाँ इस स्टेज में रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन आता है, संरक्षण। संरक्षण में रिवर्सिबल थिंकिंग की जरूरत होती है, डिसेंट्रेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे डिसेंट्रेशन होता है तब भी सही है। पैसिव इमिटेशन की कोई स्टेज पे आजे नहीं कहते। ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है। 7 से 11 में रिवर्सिबल थिंकिंग ही प्रतिवर्ती चिंतन के बर्फ पानी बन सकती है, यानी आइस कैन बिकम वाटर और वाटर कैन बी फ्रीज्ड इनटू आइस। तो ये क्या है? ये रिवर्सिबल थिंकिंग है। 1 से 100 तक, 100 से 1 तक, ठीक। ये सीरिएशन का गुण हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल से घर और घर से स्कूल का रास्ता याद हो सकता है इस उम्र में, तो रिवर्सिबल थिंकिंग यानी चीजों को रिवर्स कर पाना, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए एक बार 30 जनवरी का पेपर है ये, पेपर 1। क्या है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन, यानी ज्यादातर बच्चे बिकम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, यानी अमूर्त समस्याओं को तार्किक रूप से, यानी लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो अब वो अमूर्त चीजें जो उसके सामने नहीं है उसको भी तार्किक रूप से उस पर चिंतन कर पाएगा, लॉजिक लगा पाएगा। कौन सी स्टेज है भैया? एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो सीधा दौड़ के जाओ फॉर्मल ऑपरेशनल पे। 11 से 14 वर्ष, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें कॉन्क्रीट लॉजिक लिखा होता तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इजी लग रहे होंगे अब तो क्वेश्चंस कल के डिस्कशन के बाद। अभी कुछ चीजें हैं जो नई आपको पता लगेंगी, हम नया डिस्कशन कुछ करेंगे। 1-2 क्वेश्चंस हैं जो बहुत अलग हैं। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सॉल्व कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स इन अ लॉजिकल फैशन बट हैव डिफिकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली। भैया लॉजिकल फैशन यानी तर्क तो आ गया है, और तर्क सबसे पहले कब आता है आपको पता है? 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। बट हैव डिफिकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली क्या होता है? परिकल्पना। मान लीजिए कोई बच्चा है जो रोज लेट आता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति 7 से 11 उम्र के जो उसके सहपाठी होंगे वो जरूरी नहीं इस बात पे हाइपोथेसाइज कर पाए, परिकल्पना कर पाए कि इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि बच्चा हमारी क्लास में एक लेट आता है। वो सोचेंगे अरे यार ये तो जान की लेट आता है। वो एक ही पर्सपेक्टिव पे ज्यादातर टिके रहते हैं, है ना। तो लॉजिक तो है उनमें, लेकिन परिकल्पना नहीं है। वो उतना इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस या रीजंस क्या हो सकते हैं एक प्रॉपर लॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू, क्योंकि हाइपोथेसिस या परिकल्पना की जो उम्र है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष, ठीक है ना। तो सेंसरी मोटर में तो लॉजिक आता नहीं है भैया, प्री ऑपरेशनल में भी नहीं आता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पहली बार मूर्त चीजों को लेके लॉजिक आ जाता है, तर्क आ जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में तो हाइपोथेसिस भी आ जाएगी। तो डिफिकल्टी है हाइपोथेटिकल थिंकिंग में, इसलिए फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं हो सकता। अगर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी कर लेता तो फॉर्मल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा फटाफट से और समझेंगे क्या कहानी है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली, बच्चे अर्थपूर्ण ढंग से। अर्थपूर्ण क्या है? एक तो है रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग, रटंत विद्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रटे जा रहे हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग, जिसकी हम आज के समय में बात करते हैं, जिसकी कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है, रचनावाद बात करता है कि बच्चा अर्थपूर्ण ढंग से सीखे, ठीक है नेहा। चलिए बताइए, 75% लोग डी कह रहे हैं। जहां बच्चा एक्टिव होगा, भाई मीनिंगफुल क्या होती है? कोई भी चीज अर्थपूर्ण कब होगी? जब आप उसमें सक्रिय रूप से
भागीदार बनेंगे, है ना। भाई जिस शादी में आप मन भर के आपने तैयारियां की हैं, है ना, कपड़े सिलवाए हैं, डांस किया है, ये वो, अब वो आपके लिए मीनिंगफुल हो गई, वो आपको याद रहेगी। जिसमें आप एक्टिव हैं, जिसका आपको पता नहीं रोज कितनी शादियां हो रही हैं, वो मैटर नहीं करती, है ना। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ जाती है चीज, या वो आपके लिए मीनिंगफुल हो जाती है। जो चीज आपके जीवन से नहीं जुड़ पाती, या जो एक्टिवली आप नहीं सीखते, पैसिवली बस रिसीव कर लेते हैं, रट लेते हैं, वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होती। और पियाजे का सिद्धांत हो, वाइगोस्की का सिद्धांत हो, इसी बात पे फोकस करते हैं कि लर्निंग मीनिंगफुल हो सके, अर्थपूर्ण हो सके, जिसको आप रियल लाइफ में कल को अप्लाई कर पाए, सिर्फ रट्टे ना लगाएं। ठीक, हाँ, तो क्षमा, जिनको समस्या हो रही है ना, जो नए नए लोग हैं, उनको मैराथन सेशन देखना चाहिए। पियाजे वाइगोस्की का थियरी डालिए यूट्यूब पे, हिमांशु सिंह लिखिए आगे, और वो देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 83% लोग डी कह रहे हैं। थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी, जहां बच्चा एक्टिव होगा वही मीनिंगफुल लर्निंग हो रही होगी। देखिए कहां है बच्चा एक्टिव। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, देखिए ये व्यवहारवाद का थॉट है कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग वही है कि आपने आदत डलवा दी है, बार बार 2 एकम 2 2 दूनी 4 इतनी बार हुआ है कि अब आपको बाय डिफॉल्ट पता है। आपसे पूछे कोई 2 5 जा कितना होता है, आप फटाफट बता देंगे 10 कैसे आता है, ये बेशक ना पता हो आपको। When offered rewards and punishment, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की भी बात कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं होती, पियाजे नहीं करते। When adults take control and provide explanation, यहां पे कंट्रोल की बात नहीं होती। बच्चा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेटर है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा भी बराबर का सक्रिय भागीदार है सीखने में, ठीक है जी। तो एक ही ऑप्शन है जो बच्चे को एक्टिव रखता है, जो बच्चे को, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वही उत्तर सही है। खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में, थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी में जब बच्चा संलग्न होगा तो लर्निंग मीनिंगफुल होगी, भूलेगा नहीं, जीवन से जुड़ जाएगी। 30 जनवरी पेपर 2, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14। देखिएगा एक बार क्या कहानी है 14 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी सही नहीं है, अबाउट पियाजेज प्रपोजल अबाउट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। यानी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, लेकिन आप इसमें फंसेंगे। देखिएगा 30 जनवरी को, ये भी पेपर 2 का ही क्वेश्चन है। यानी पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम जो है, कौन सा वाक्य सही नहीं है उस क्रम के बारे में। यानी जो स्टेजेस हैं उनकी, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, इन 4 स्टेजेस में जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए दी है, कौन सी बात उन स्टेजेस के क्रम के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव चेंज इन एन इंटीग्रेटेड फैशन फॉलोइंग अ सिमिलर कोर्स, यानी संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। यानी जितने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चेंजेस हैं वो एक किसमें होते हैं, एकीकृत फैशन में होते हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन उनका जो कोर्स है वो सिमिलर है, यानी दिशा सेम रहती है सभी बच्चों में, सीक्वेंस सेम रहता है। बात सही है या नहीं है भाई? जिस व्यक्ति ने स्टेज की बात की है तो सेम रहने की बात करेगा ना। स्टेज ऐसा थोड़ी, इंडिया में स्टेज अलग हो जाएंगी, पाकिस्तान में अलग हो जाएंगी, अमेरिका में अलग हो जाएंगी पियाजे की स्टेजेस। भैया पियाजे एक स्विट्जरलैंड या स्विस मनोवैज्ञानिक थे, अब वो स्विस बच्चों के लिए भी वही बात लागू होगी जो अमेरिकन बच्चों के लिए होगी, क्योंकि ये स्टेजेस जिसने भी दी है वो सबके लिए सेम है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पे कितने लोग, 47% लोग। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद कम थी कि आप ये सही उत्तर देंगे। स्टेजेस कैन बी स्किप्ड, यानी गलत क्या है ये पूछा है कि स्टेजेस को स्किप किया जा सकता है, यानी आप सेंसरी मोटर से छलांग लगा करके फॉर्मल ऑपरेशनल पे पहुंच सकते हैं, बीच में प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को जंप कर दिया आपने, जैसे कक्षा 1 से डायरेक्ट 5 में पहुंच गए हो, ऐसा संभव यहां नहीं है। स्टेजेस फिक्स्ड हैं, सभी कल्चर के लिए फिक्स्ड हैं। ये बात यहां गलत हो गई और हमसे यही पूछा था क्या गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। तो एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, ये बात एकदम गलत है पियाजे की स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस अकर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, एक सीक्वेंस में होती है। SPCF को ऐसे थोड़ी कर दोगे कल को कि SPCF को आप कर दो FCPS, पॉसिबल नहीं है ना उल्टा करना। एक सीक्वेंस है, एक उम्र है, जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 14, ऐसा नहीं कर सकते कि उल्टा शुरू हो जाएगी, फिक्स्ड है ऑर्डर। स्टेजेस आर यूनिवर्सल, यानी सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में एक ही जैसी रहेंगी, बिल्कुल स्विट्जरलैंड में भी वैसी रहेंगी जैसी अमेरिका में रहेंगी, जैसी भारत में रहेंगी। दे आर अज्यूम्ड टू कैरेक्टराइज चिल्ड्रन एवरीवेयर, यानी सभी बच्चों के गुण दर्शाती हैं, चाहे वो कहीं के भी बच्चे हों, उनके दिमाग का विकास इसी तरह से होगा जिस तरह से पियाजे ने अपनी स्टेजेस दी हैं। एक स्टेज का बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा हो उस उम्र में वैसे ही बिहेव करेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि स्टेज स्किप की जा सकती है। देखिए जिसने भी, जो भी स्टेज थियरिस्ट है,
वो मानेगा एक तो कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि उसने स्टेज में तोड़ दिया, तो वो डिसकंटिन्यूटी बन गई डेवलपमेंट की। दूसरी बात वो एक और मानेगा कि स्टेजेस कभी भी स्किप नहीं होती। वो क्या हो सकता है, वो है हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस, बताऊंगी अभी, डोंट वरी, अभी आगे आएंगी चीजें बहुत सारी, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अगर हम बात करते हैं, आज नहीं मतलब आगे आने वाले सेशंस में, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा उसकी स्टेज ऐसी नहीं होती कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाके स्टेज बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये कोई गाड़ी का मॉडल नहीं है कि कोई कार का मॉडल है, इंडिया में अलग आ जाएगा, अमेरिका में अलग आ जाएगा, यहां स्टीयरिंग राइट है, कहीं और लेफ्ट होगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये स्टेजेस फिक्स होती हैं, कोई भी हो, चाहे वो कोलबर्ग की स्टेज हो, पियाजे की स्टेज हो, सिगमंड फ्रॉइड की स्टेज हो, एरिक एरिक्सन की स्टेज हो, जिसने भी स्टेज की बात की है वो पूरी दुनिया में स्टेजेस सेम रहेंगी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे मस्त तैयारी कीजिए जितेंद्र यादव जी, आपका भी सीटेट हो गया है क्रैक। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आया है 24 जनवरी को, अभी 2023 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ है, पेपर 1। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही क्वेश्चन कल भी किया था, बस उसके ऑप्शंस चेंज थे, ऑप्शंस डिफरेंट थे। भाई पियाजे कंडीशनिंग की बात नहीं करते, नकल की बात एज सच नहीं करते, बट किसी स्टेज में नकल आ जाए तो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन फैक्टर नहीं है ना ये, पियाजे के जो 4 फैक्टर थे MESE, उनमें से ये कोई फैक्टर नहीं है, ना कंडीशनिंग, ना इमिटेशन, ना रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग तो व्यवहारवादी कॉन्सेप्ट हैं, पियाजे नहीं बात करेंगे, पैवलोव और स्किनर बात करेंगे। तो एक्टिविटी, पियाजे एक्टिव कंस्ट्रक्टर, लिटिल साइंटिस्ट कह रहे हैं बच्चे को, नन्हा वैज्ञानिक कह रहे हैं। यहाँ पे MESE याद है ना, मैचुरेशन यानी बायोलॉजिकल मैचुरेशन या जीन्स महत्वपूर्ण हो गए। दूसरा एक्सपीरियंस जिसको आप एक्टिविटी कह सकते हो, तीसरा है सोशल इंटरेक्शन और चौथा है इक्विलिब्रेशन। क्लियर है बात या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में आपको हो रही है, बताओ एक बार। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एक्सपीरियंस को ही एक्टिविटी कह देते हैं, ये हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। 25 जनवरी इवनिंग शिफ्ट पेपर 2, वन ऑफ मेजर क्रिटिसिज्म, बहुत प्यारा क्वेश्चन, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है पियाजे का, उसकी एक प्रमुख आलोचना है। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना है, नेगेटिव साइड दिखाई है किसी ने उसकी, वो क्या है, पियाजे की थ्योरी की आलोचना क्या है, ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है ही डिड नॉट कंसिडर चिल्ड्रन एज एक्टिव बीइंग्स। भैया पियाजे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, चले गए दुनिया से चिल्लाते चिल्लाते, कि बच्चे क्या हैं, एक्टिव बीइंग्स हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, यानी वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक पेन भी उनके सामने रख दोगे उसको भी तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, खोलेंगे, देखेंगे, टच करेंगे, फील करेंगे, यानी एक्टिव बीइंग्स हैं, सक्रिय हैं। ये कह रहे हैं एक्टिव बीइंग नहीं है। पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिव बीइंग पे या बच्चे के एक्टिव होने पे बेस्ड है, और ये कह रहे हैं कि एक्टिव नहीं होते बच्चे। तो पियाजे ऐसा नहीं कह सकते, जीते जी और मरने के बाद कभी नहीं कह सकते ऐसा, ठीक है ना। बी ऑप्शन है ही गेव टू मच इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निशन। भैया टू मच इंपॉर्टेंस पियाजे ने नहीं दी, बल्कि उन 4 फैक्टर्स में लैंग्वेज है भी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर कह सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी लैंग्वेज को इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसा तो है ही नहीं। वो एक बार को वाइगॉस्की को कह दो तो समझ भी आएगा। ही डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। अब आप कहेंगे भैया वो जो 4 फैक्टर है उसमें तो सोशल इंटरेक्शन आता है। वो सोशल इंटरेक्शन उतना प्रभावी नहीं है जितना वाइगॉस्की उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये अगर इतना ही प्रभाव इन्होंने कल्चर और सोसाइटी को दिया होता तो ये भी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो जाते, सामाजिक रचनावादी कहलाते वाइगॉस्की की तरह। ये रेडिकल क्यों कहलाते, है ना। फिर आता है डी ऑप्शन, ही लेड टू मच एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। पियाजे हो, वाइगॉस्की हो या कोई भी रचनावादी व्यक्ति हो, वो रिवॉर्ड पनिशमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करता। ये इनाम और सजा का जो कॉन्सेप्ट है ये व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है कि सही काम करे तो दो रुपए दे दो, मैं 2 डंडे की बात कर रही थी, और गलत काम करे तो 2 डंडे लगा दो। ये क्या है, ये लालच वाला कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत लंबा नहीं चलता ये, है ना। जब तक आपको टॉफी मिलेगी तब तक आप काम करेंगे, जिस दिन नहीं मिलेगी फिर आप नहीं काम करेंगे, एक टाइम के बाद टॉफी में मजा आना बंद हो जाएगा। तो ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट व्यवहारवादी लोग देते हैं। व्यवहारवाद आपके सेशन में या आपके सीटेट के सिलेबस में नहीं है एज सच, बट आपको ये इतना पता होना चाहिए कि रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत अच्छा तरीका नहीं है बच्चे से डील करने का, बच्चे को एक्टिव रखना बेस्ट तरीका है। तो उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, यही उनका क्रिटिसिज्म है ना। अब ये मत कह देना यार ये भी तो गलत है, बट ये पियाजे के बारे में तो नहीं है। उन्होंने तो पूछा क्रिटिसिज्म, आलोचना बताओ पियाजे की, और ये कह रहे हैं रिवॉर्ड पनिशमेंट। तो भैया ये तो पियाजे से रिलेटेड ही नहीं है, ये सही उत्तर कैसे हो सकता है। नहीं तो कई लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है
25 जनवरी को ये पेपर में आया आपके। मतलब क्या हुआ, समाज और संस्कृति की बहुत ज्यादा बात नहीं की, बच्चे की एक्टिविटी क्या है समाज और संस्कृति में, उस पर फिर भी इन्होंने कह दिया कि सोशली समाज में वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपनी समझ का निर्माण करेगा लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। वहीं वाइगॉस्की कह रहे हैं वो दूसरों से बहुत कुछ सीखेगा, अपने दिमाग में भरेगा और अपनी एक समझ बनाएगा। तो पियाजे ने सोसाइटी और कल्चर पे उतना ध्यान नहीं दिया, ये इनकी एक आलोचना है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जबकि हम बहुत सारी चीजें समाज और संस्कृति से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कौन से तत्व हैं जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, हमारे संज्ञान, हमारे मेंटल डेवलपमेंट में, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जिनकी भूमिका ना के बराबर है, या वो फैक्टर्स हैं। फटाफट से जवाब दीजिए। कल हम ईवीएस करेंगे होपफुली शाम को 9 बजे, है ना। फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को वीक में 1 या 2 दिन, किस दिन इंग्लिश पेडागोजी, किस दिन ईवीएस, किस दिन मैथ्स पेडागोजी। चलिए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट प्ले, 4 फैक्टर हैं पता है आपको, MESE, ठीक। बायोलॉजिकल मैचुरेशन, यही है वो M, जिसको मैचुरेशन, या इसको जेनेटिक्स भी लिख सकता है इसको, क्योंकि पियाजे क्या है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी हैं। मतलब आपकी हेरिडिटी से ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, ये भी पियाजे ने इस पे बहुत काम किया है, यानी वो हेरिडिटी को महत्वपूर्ण मानते हैं। आप उसको बायोलॉजिकल मैचुरेशन लिख दो, जैविक परिपक्वता लिख दो, आनुवांशिकता लिख दो, आप उसको जीन्स लिख दो, बात बराबर ही है। ये मैचुरेशन का मतलब, क्योंकि मैचुरेशन क्या होती है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आपकी हेरिडिटी से जुड़ी हुई होती है, और गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। ठीक है जी, चलिए खैर। लैंग्वेज इन 4 ऑप्शंस में नहीं है, या 4 फैक्टर्स में से नहीं है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। एक्सप्लोरेशन यानी एक्सपीरियंस भी कह सकते हो आप इसको, और एक्टिविटी, दोनों बातें सही है ना। तो हम ये कहेंगे भैया भाषा का यहाँ महत्व उतना नहीं है, या इन 4 फैक्टर्स में नहीं आता, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 56% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। भाई जहां बच्चा एक्टिव है वो तो उन्होंने इंपॉर्टेंट माना ही है ना उसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अब उस एक्सप्लोरेशन में अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन कहीं से भी उठा सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोस्ट चिल्ड्रन बिकम कैपेबल टू थिंक लॉजिकली, यानी तर्क तो आ गया, अबाउट कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, तर्क आ गया, वो भी मूर्त चीजों के बारे में। तो पहली बात तो लॉजिक सबसे पहले कहां आता है, और जब लॉजिक आता है सबसे पहले तो मूर्त चीजों के बारे में ही आता है, अमूर्त के तरफ तो हम बाद में जाते हैं। मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत होता है पढ़ाने में, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं आप। पहले आप चार्ट्स के थ्रू बच्चे को कोई पिक्चर्स दिखा करके, एक्टिविटी करा के, जो चीजें मूर्त हैं जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, उसके थ्रू पढ़ाते हैं, है ना। आप कविताएं भी रिसाइट करते हैं तो पोएम भी आप पूरे एक्शंस कर करके रिसाइट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये मूर्त है, उसको समझ पाएगा। अच्छा मछली जल की रानी है, तो वो मछली का आपने उसको मूर्त चित्रण दे दिया, जो दिमाग में वो आसानी से जोड़ पाएगा उस चीज को। लेकिन अभी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दे रहे हैं, कोई आपको एक्शन करके नहीं दिखाया जा रहा। मतलब अब हम अमूर्त की तरफ चले गए, तो मूर्त से अमूर्त जाया जाता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाया जाएगा। यानी मैं लिख भी देती हूँ ये बात कहीं, 1 मिनट रुक जाओ। इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं भाई, है ना, इंग्लिश में ही याद रख लेना, हिंदी में बहुत अजीब सा नाम है इसका, ट्रांजिटिविटी। जिसको याद आ रहा हो हिंदी का नाम वो नीचे लिख लीजिएगा। दूसरी बात हम अभी क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि ये सिंपल फंडा है, नोट डाल के कहीं लिख लेना। पढ़ाते कभी भी कैसे हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ही जाता है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, जो डेवलपमेंट है उसका, चाहे वो पियाजे हो या कोई भी हो, है ना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त वो जिसको हम टच फील कर सकें, देख सकें, है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरी भाषा में हम इसको कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, सरल से जटिल की ओर। जो चीज हमारे सामने है वो हमारे लिए सरल होती है, जो सामने नहीं है वो जटिल होगी। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सिद्धांत हैं पढ़ाने के, टीचिंग के कुछ मैग्जिम्स हैं, ये फॉर्मूलाज हैं अगर मैं कहूं तो। आपको बच्चे को इसी की तरफ ले जाना होता है, सरल से जटिल की ओर, है ना, जटिल की ओर, या जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य चीजें, बाद में विशिष्ट। ठीक है, इतनी बात। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात मुझे आपको कहीं तो बतानी थी, हाँ ये ट्रांजिटिविटी वाला ही था। ये आपको मिल जाएगा इसी पीडीएफ में लगा हुआ, मंडे तक आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी पेंडिंग है। तो लॉजिक सबसे पहले, वो भी कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ये तो आज के सेशन में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, और ये पूछा भी कई तरीके से है, बस लैंग्वेज चेंज की है, सेम क्वेश्चन। 80% लोग सही जवाब आप इसका दे पा रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है।
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं फटाफट से। कहता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कंबाइनिंग, अरेंजिंग, recombining and rearranging of behaviors and thoughts into coherent systems is called। आपने घबराना नहीं है इस तरह की लैंग्वेज देख करके। देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन यानी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप। कंबाइन करने का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, संगठन करना, उनका व्यवस्थीकरण, रिकंबाइनिंग, फिर से व्यवस्थीकरण कर रहे हैं। एक बार में नहीं हुआ, पहले जो आपने सोचा था, एक सोच बनाई थी, उसको फिर से चेंज कर रहे हैं। कह रहे यार ये इंसान ऐसा नहीं है, ऐसा है, अब चेंज कर दिया आपने। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जोड़ के एक समझ बना रहे हैं अपनी। ये सब कहां आता है? ये डिसइक्विलिब्रियम है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मिसकॉन्सेप्शन है? बताइए। ऑर्गेनाइजेशन है। कल हमने डिस्कस किया था ना कि पियाजे कह रहे हैं कि हम कैसे समझ बना पा रहे हैं या कैसे वो पूरी थियोरी चलती है। उसमें एक तरफ है एडेप्टेशन की प्रोसेस जिसमें एसिमिलेशन, एकोमोडेशन आता है, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन आता है। दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम ब्रेन में संगठित करते हैं सारी जानकारी को, सूचनाओं को, जो भी हमारे दिमाग में। अगर वो संगठित नहीं होगा पागल हो जाएंगे हम, इतनी इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो पागल मतलब मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना। वो लिटरली पागल वाला पागल नहीं, वो शब्द हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो देखिए, इन अकॉर्डेंस विद जीन पियाजे यानी पियाजे के अनुसार थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज कैन चिल्ड्रन मेंटली डू रिवर्स थिंकिंग, यानी प्रतिवर्ती सोच बर्फ पानी बन सकता है, यानी आइस कैन बिकम वाटर एंड वाटर कैन बिकम आइस टू, है ना। वो जो आपने देखा होगा ना, बच्चे स्पेशली बचपन में किया भी होगा, जब आप वो रोटी बनाते हैं, वो गोल गोल आटे से लेके तैयार करते हैं, तो रोटी बना करके फिर से उस गोल आटे को या उस बॉल को आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं उसकी शेप और साइज, मतलब रिवर्स कर सकते हैं, है ना। घर से स्कूल, स्कूल से घर का रास्ता अब आपको याद रहता है। ये कौन सी स्टेज है? सेंसरी मोटर में तो ये संभव नहीं है, प्री ऑपरेशनल की भी ये नहीं है। क्या है ये? आपका रिवर्सिबिलिटी है, CCS से याद रखिए, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन में ही आता है रिवर्स करना, रिवर्सिबिलिटी का गुण और डिसेंट्रेशन का गुण। ठीक है जी। फॉर्मल ऑपरेशनल तो बहुत आगे की स्टेज हो जाएगी, जब उससे पहले ही आ जाएगा तो हम फॉर्मल क्यों लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 11 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए फटाफट से। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना क्वेश्चंस की, आप फिर घबराएंगे नहीं, है ना। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जब मिक्स्ड सेट भी, किसी किसी दिन हम एक काम करेंगे, टॉपिक्स के साथ साथ एक हफ्ते में एक मिक्स्ड सेट भी लगाएंगे जिसमें हम सभी तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअली फिटिंग, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअली फिटिंग द एक्सपीरियंसेस इनटू आवर एग्जिस्टिंग स्कीमास। वर्ड पे फोकस कीजिएगा। फिट कर रहे हैं आप अनुभवों को एग्जिस्टिंग स्कीमास में, यानी स्कीमा पहले से बना हुआ है। स्कीमा क्या है? पहले से है, एक प्रीवियस नॉलेज एग्जिस्ट करती है, पीके जिसको आप कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप कुछ फिट कर रहे हैं, आपको कुछ नया पता चला, आज से 2000 के नोट बंद, फिट कर दिया, कुछ और फिट कर दिया, कुछ और फिट कर दिया, ब्रेकअप हो गया, फिट कर दिया, आज पियाजे के बारे में कुछ नया सीखा, फिट कर दिया। ठीक, ये क्या है? अब सीटेट में अपीयरिंग वाले भी डे 1 से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका सीटेट लाइफ टाइम वैलिड है। क्या कर दिया? सीटेट वाले स्कीमा में ऐड कर दिया, है ना, फिट कर दिया आपने। क्या है ये? बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं 47% लोग। बहुत बढ़िया, आइडिया आपको मिल गया है। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसमें अनुभवों को लगातार सम्मिलित करना, हिंदी में इजी है ये, सम्मिलित करना, ऐड करना, करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समावेशन कहेंगे या आत्मसातीकरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐड ही तो कर रहे हैं। देखिए, पुराना स्कीमा चाहे आप एसिमुलेट करें चाहे आप एकोमोडेट करें, चेंज होता ही है। ये अपने आप में कंफ्यूजिंग बात है, इससे हम बचते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज चेंज तो स्कीमा में होना ही होना है। चाहे कोई नई इंफॉर्मेशन आए, चाहे हम पुराने को चेंज करें, चेंज तो हुआ ही ना आपके स्कीमा में, आपके ब्रेन की जो भी इंफॉर्मेशन है पूरे सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, है ना। तो अगर हम बात करें, फिट कर रहे हैं आप कोई नया एक्सपीरियंस, किसमें? एग्जिस्टिंग स्कीमा में। समझ पा रहे हैं? तो आपको खाना आता था, अब आप चम्मच और कांटे से खाना सीख रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं खाने के तरीके को। ठीक है, तो आप एसिमुलेट कर रहे हैं। ठीक, जब आप पुराने में मॉडिफिकेशन करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तब वो एकोमोडेशन है कि आपको नई जानकारी की वजह से पुराने को क्या करना पड़ा? मॉडिफाई करना पड़ा, तभी आप चीजों को ठीक कर पाएंगे, बैलेंस में ला पाएंगे। सिर्फ आप फिट कर ले रहे हैं तो वो एसिमुलेशन है। जब ऐड कर लिया, जब चेंज किया, मॉडिफाई किया, एडजस्ट किया, मैनिपुलेट किया, तब वो एकोमोडेशन है। कैटेगराइजेशन और यहाँ पे कॉन्सेप्चुलाइजेशन का कोई यहाँ
जगह है ही नहीं, तो समावेशन इज द राइट थिंग ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फटाफट से, क्या कहता है, एडवोकेट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इंपॉर्टेंस टू, यानी रचनावाद के जो समर्थक हैं वो किस चीज को महत्व देते हैं। 11 जनवरी 2023 को पेपर 1 में पूछा है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को। इसका जवाब मैं आपको बता चुकी हूँ इनिशियली शुरुआत में ही। अगर आप ठीक से समझ लेते हैं, जब कॉन्सेप्ट्स पे हम चर्चा कर रहे होते हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे आगे, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो। ठीक है जी, क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो आप बता सकते हैं बोलते बोलते। देखिए आज आंसर सही नहीं जा रहे हैं मैम, वाई? इस्माइली कल वाला सेशन अटेंड किया था कि नहीं? ये स्माइल करते रह गए थे घर पे, क्योंकि प्याजे हैं ये, प्याजे चचा जो हैं दिमाग घुमा देते हैं। यहाँ पे इस थियोरी को समझने के लिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, क्या कहा जा रहा है उस लैंग्वेज के साथ भी खेलना पड़ेगा, है ना। तो रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को, यानी आपकी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। कल्चरली नॉन रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, यानी सांस्कृतिक रूप से कोई फर्क ही ना पड़े जिस पेडागोजी को, क्यों दुश्मनी है इनकी? नहीं तो। ओवरलुकिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भैया इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हैं। कन्वर्जेंट वेज ऑफ थिंकिंग, नहीं डाइवर्जेंट, क्योंकि बच्चों को एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सिंपल आंसर यहाँ पे क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, रचनावाद बच्चे को एक्टिव रखेगा, बच्चे को एक्टिव रखेगा यानी बच्चे को सेंटर में रखेगा, सेंटर में रखेगा तो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। बच्चे एक्टिव हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड हुआ, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, चाइल्ड सेंटर्ड में, तो क्या हो गया? यानी ये बच्चे को सेंटर में रख करके बनाई गई मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए फटाफट से और जवाब दीजिए, थोड़ी सी स्पीड अभी बढ़ाएंगे। बताइए। आज बहुत गलत हो रहे हैं, स्पीड थोड़ी तेज है? ये थियरी जो है प्याजे की यूट्यूब पे ही डाली हुई है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार मैराथन देख लीजिए। मैं अगेन फिर भी आपसे यही कह रही हूँ, नोट्स दिए हुए हैं फ्री, वो पढ़ लीजिए। बैचेस में है तो अभी थियरी आएगी ही, मैं कराने ही वाली हूँ नेक्स्ट कमिंग वीक में, तब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए तो बैचेस से याद आया, बैचेस में आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो सीटेट के बैचेस में या अदर बैचेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, यानी भाषा और विचार के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? पहला ऑप्शन है, जीन पियाजे सजेस्टेड दैट लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निशन, यानी पियाजे ये प्रस्तावित करते हैं कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। पियाजे तो उन 4 फैक्टर्स में मानते नहीं है लैंग्वेज को, बट हाँ इसके अगेंस्ट नहीं है वो, तो हमको समझना होगा। देखो जिनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ये मान के चलो, ये अभी प्रैक्टिस का ही समय है ना, यहाँ गलती होगी तो पेपर में गलती सुधर पाएगी, ठीक है ना। देखिए लेव वाइगोस्की सजेस्टेड दैट लैंग्वेज हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन थिंकिंग, और ये गलती तो आप इसलिए देख पाते हैं क्योंकि पोल में जवाब दे रहे हैं, अदरवाइज आपको लगेगा अरे मैंने तो मन में तो यही सोचा था, लिख दिया था बस कुछ और, वहां जब गलत होता है तब पता लगता है आपको। लेव वाइगोस्की सजेस्टेड दैट लैंग्वेज हैज नो इन्फ्लुएंस, भैया लेव वाइगोस्की तो सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज इन्हीं 3 पे टिके हुए हैं, और ये कह रहे हैं लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं कर रहे वाइगोस्की। सी ऑप्शन है, जीन पियाजे सजेस्टेड दैट थिंकिंग डिपेंड्स ऑन स्पीच, यानी थिंकिंग जो है वो स्पीच से आती है, यानी लैंग्वेज से थॉट आता है, ना कि थॉट से लैंग्वेज। बताओ विचार पहले आया कि भाषा पहले आई? फटाफट बताओ। लेव वाइगोस्की सजेस्टेड दैट लैंग्वेज एनेबल्स टूल्स फॉर थिंकिंग। क्या लग रहा है आपको? 32% लोग डी ऑप्शन ही सही दे पा रहे हैं उत्तर में, 33% लोग ए में कंफ्यूज है, 32% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन सही है। जीन पियाजे सजेस्टेड दैट लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निशन। देखिए पियाजे ने कोई डायरेक्टली बहुत ज्यादा बात की नहीं है, लेकिन हम नकारते नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक बार क्या किया, इनका मन किया कि पियाजे को छेड़ लेते हैं लैंग्वेज के बारे में, नहीं तो पियाजे और लैंग्वेज के क्वेश्चन साथ नहीं देते, जनरली ईगोसेंट्रिक स्पीच तक सीमित रहते हैं। ठीक, अब आपको एक बात पकड़ लेनी है, अगर यहाँ वाइगोस्की नहीं होते आप एक बार को इसके साथ जा सकते थे ए ऑप्शन के साथ। जब आपको पता है वाइगोस्की है और वाइगोस्की से बड़ा समर्थक पियाजे नहीं हो सकते, वाइगोस्की से बड़े समर्थक लैंग्वेज के, चाहे वो कितना भी उसको कुछ भी कह रहे हो। तो लेव वाइगोस्की सजेस्टेड दैट लैंग्वेज एनेबल्स टूल्स फॉर थिंकिंग। भैया भाषा क्या है? संज्ञानात्मक विकास में एक यंत्र का, एक टूल का काम करती है, ऐसा वाइगोस्की मानते हैं। लैंग्वेज इज अ टूल, वो साफ साफ कहते हैं। कौन? वाइगोस्की। उन्होंने 3 प्रकार की बात की है भाषा की, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, साइलेंट, इनर स्पीच, ठीक है ना। वो कहते हैं लैंग्वेज गाइड करती है हमारे थॉट को, लैंग्वेज से डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज हमारे संज्ञान को, हमारी समझ को, मैं और आप समझ कैसे विकसित कर पा रहे हैं? भाषा के माध्यम से। तो ये वाइगोस्की कहते हैं जब हम समाज और संस्कृति में इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ पढ़ते हैं,
डिस्कशन करते हैं, मीडिया से टीवी देख रहे हैं, तो लैंग्वेज जो है, अगर लैंग्वेज नहीं होगी कैसे समझेंगे हम में और जानवरों में बहुत बड़ा अंतर है ना कि हमारी लैंग्वेज बहुत इवॉल्व है मनुष्यों की, ठीक। तो लैंग्वेज से हमारी एक से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान जा पाता है, हम बहुत सारे वाद विवाद कर पाते हैं, है ना, कंफ्यूजन भी क्रिएट होते हैं कई बार। तो लैंग्वेज एक टूल है संज्ञान के विकास के लिए। इसमें एनी डे जब आपको लैंग्वेज के महत्व को समझना हो तो प्याजे से ज्यादा महत्व वाइगोस्की देंगे ही देंगे। उन्होंने तो 4 फैक्टर्स में इन्वॉल्व भी नहीं किया है लैंग्वेज को, ठीक है ना। तो बेटर ऑप्शन यहां ऑफ कोर्स वाइगोस्की होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए खैर, ये वाइगोस्की के जो आपकी लैंग्वेज स्पीच टाइप्स ऑफ स्पीच हैं उस पे 1 मिनट में चर्चा करके निकलेंगे, क्योंकि ये जितनी बार रिवीजन होगा ना पेपर तक उतनी बार दिमाग थोड़ा खुलेगा, और गलती करोगे तो याद रहता है, जो हम गलत कर लेते हैं ना उसको फिर हमें याद रहता है कि यार इसका ये वाला आंसर मैंने गलत किया था, ठीक। 3 प्रकार की इन्होंने लैंग्वेज के टाइप्स बताए हैं। एक है प्राइवेट स्पीच, इस पे क्वेश्चन आता ही है, हिंदी पेडागोजी में भी, इंग्लिश में भी और सीडीपी में भी कई बार आ जाता है। प्राइवेट स्पीच निजवाक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? निजवाक। निजवाक यानी खुद से बातें करना, बोल बोल के, है ना, बचपन में करते थे, आपको याद होगा। तो ये 3 साल की उम्र तक जो है काफी प्रिवेलेंट है ना। 3 से 6 के बीच में आपको ये दिखता है। 3 वर्ष लिख लीजिएगा, 2 से, ठीक। फिर आता है आपका, ये भी बाद में आएगा, 1 मिनट रुकिएगा, बहुत टाइम हो गया प्याज वाइगोस्की को डिस्कस किए, ठीक है ना। ये देखिए, पहले आता है सोशल स्पीच के बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना सीखता है समाज में, मम्मी खाना दे दो, पापा पानी दे दो, व्हाटएवर। तो ये 2 वर्ष की उम्र में सोशल स्पीच शुरू हो जाती है। 2 सेंटेंस जोड़ करके एक नया, 2 वर्ड्स जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा। ये हम पढ़ चुके हैं, सामाजिक वाक है, समाज में बातचीत करना शुरू कर देगा। फिर इसके बाद वो खुद से बात करना शुरू कर देगा। प्राइवेट कैबिन होते हैं ना लोगों के, उसी तरह से प्राइवेट मतलब खुद से, अपने निजी स्पेस में, तो इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ये दूसरे नंबर पे आएगी, यानी कि ये 3 से 6 वर्ष के बीच की कहीं कहानी है ना। फिर आती है बात आपकी साइलेंट इनर स्पीच की, ये हाईएस्ट लेवल कह लीजिए। तीनों रहते जीवन भर हैं, ऐसा नहीं है आज आप बात करना चाहें खुद से बोल बोल के तो नहीं कर सकते। पेपर में जाते होंगे कई लोग खुद से बातें कर रहे होंगे, यार हिमांशी ने ये बताया था, मुझे तो ये याद आ रहा है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता, खुद से ही बातें कर रहे हैं। तो ये प्राइवेट स्पीच है जो आपको गाइडेंस देने का भी काम करती है, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं। जब आप परेशान होते हैं तब आप खुद से, सेल्फ टॉक है एक तरह की, है ना, पेपर में आ जाता है कई बार। तो ये क्या सेल्फ टॉक है, जब आप टॉकिंग आउट लाउड, खुद से ही बोल बोल के बातें कर रहे हैं, मन में नहीं, बाहर बातें कर रहे हैं, लेकिन कर खुद से ही रहे हैं। साइलेंट इनर स्पीच है, अब ये स्पीच मन में चली गई, किसी को गाली भी देनी मन में दे दीजिए, उसको बेचारे को पता लगने नहीं वाला। 6 वर्ष के अराउंड आपकी ये आ जाती है, ठीक। क्लियर है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो प्याजे से तो कहीं ज्यादा महत्व वाइगोस्की ने दिया है लैंग्वेज को। और इसमें एक और चीज, थॉट एंड लैंग्वेज की जब बात चल ही रही है तो यहां पे कहीं लिख भी लीजिएगा, आज मैं बैच में भी बता रही थी, जो लैंग्वेज से थॉट की बात या डेवलपमेंट की बात वो प्याजे करते हैं कि लैंग्वेज जो आपका लर्निंग है उससे डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो आप सीख रहे हैं उससे विकास होगा। लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में भी इनके अलग अलग विचार हैं। मैं किस दिन जो लैंग्वेज वाला सेशन होगा उस पर चर्चा करूंगी, ज्यादा लंबा खिंच जाएगा आज। ये लैंग्वेज के बारे में और थॉट के बारे में प्याजे और वाइगोस्की 2 अलग अलग विचार रखते हैं, है ना। तो उस पर चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे जब हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये फिर बहुत लंबा चला जाएगा सेशन, ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। ये हो चुका है हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 24, क्योंकि अभी हमें 10 क्वेश्चन और करने हैं और ऑलरेडी कितना टाइम हो गया, 10:30 बज गए रात के। देखिए 3 फरवरी का क्वेश्चन है, इवनिंग का। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, theory of cognitive development, at which stage most children can operate on operations and develop hypothetico-deductive thinking। operations मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं, लॉजिक उनमें आ गया है, और लॉजिक के साथ साथ क्या आ गया है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच आ गई है। यानी अब वो परिकल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में लंबा सोच सकते हैं। तो ये सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, जी नहीं। ये है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। हाइपोथेटिको जहां लिखा होगा आप समझ जाएंगे फॉर्मल ऑपरेशनल की बात हो रही है ना। इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक पे कभी और चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा,
जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी पियाजे ने, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये बहुत पुराने समय में आता था, पुराने समय बोले तो 2014 के आसपास ये पहली बार आया था, उसके बाद रिपीट भी हुआ है और ये ऑनलाइन में भी इन्होंने इसको बना के रखा है। तो अगर हम बात करें जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया, यानी पियाजे किसको इंपॉर्टेंट समझते हैं सीखने में, यानी जो डेवलपमेंट है उनका या लर्निंग की प्रोसेस है उसमें किसको महत्वपूर्ण मानते हैं पियाजे, फटाफट से जवाब देंगे आप। कोई कह रहा है पोल नहीं आ रहा, पोल अगर आपका इंटरनेट वीक होगा तो पोल देर में आएगा आपके पास, तो मेक श्योर कि अपना इंटरनेट बचा के रखें रात के सेशन के लिए। कितने 77% लोग ए उत्तर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। नेगेटिव रीइंफोर्स, भाई रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे वाइगोस्की क्यों करेंगे, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स पियाजे वाइगोस्की नहीं करेंगे इस बारे में कभी बात। फंक्शनल फिक्सनेस एक तरह की प्रॉब्लम होती है कि आपके सामने दुनिया की कोई समस्या आए आप एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब आप अटक गए, आपकी सुई अटक गई है किसी एक चीज पे कि बस, है ना, वो वाली बात है कि मम्मी आपको बुखार हो, आप फेल हो रहे हो पेपर में, आपकी चोट लग गई हो, दुनिया का कुछ हो जाए, क्या कहेंगे घर वाले, आपको फोन में लगा रहता है, ये फोन है सारी टेंशन की जड़। फंक्शनल फिक्सनेस हो गई है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए बस सॉल्यूशन एक ही है आपके पास, नए तरीके से उसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, इसको मेंटल सेट भी कह देते हैं। रेडीनेस टू लर्न इज द राइट आंसर, यानी सीखने के लिए तत्परता, ये इसको पियाजे ने महत्व दिया है। इस रेडीनेस टू लर्न का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप मेच्योरिटी आप में आ गई है नहीं, वो जो इनकी बायोलॉजिकल मैचुरेशन वाला पॉइंट है ना, फैक्टर है, वो है ये इसके पीछे छिपा हुआ। यही बात थॉर्नडाइक कहेंगे तो वो कुछ और हो जाएगा, वो मोटिवेशन से या तैयारी से संबंधित चीजें हो जाएंगी। यहां परिपक्वता की बात हो रही है कि आप उतने परिपक्व हैं सीखने के लिए जितना जरूरी है उस एज के लिए। सेवंथ का सिलेबस तो 13 साल के बच्चे को कराया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी 10 साल के बच्चे को आप 8वीं क्लास में बिठा देंगे, क्योंकि वो अभी उसका दिमाग उतना मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए। तो रेडीनेस टू लर्न का मतलब है कि आप बायोलॉजिकली कितने मैच्योर हैं सीखने के लिए, है ना, तभी एज वाइज हम सिलेबस डिजाइन करते हैं करिकुलम में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, ये आया है 9 जनवरी को, एज पर पियाजेस थ्योरी, ये तो पूरा सब में सेम चेप दिया है इन्होंने। एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये आप कर चुके हैं, फटाफट से बता दो। चलो फिर भी ये आपको पता है सीरिएशन है इसका सही उत्तर, मतलब सीरिएशन है इसका मतलब जो है कि सीरीज में लगा पाते हैं सीक्वेंस में, और ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन में होता है 7 से 11 वर्ष में। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 27, ये रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या है, इन जीन पियाजेस थ्योरी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, यानी आपकी थिंकिंग जिन ब्लॉक्स से मिलकर के बनी है वो क्या कहलाते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, यानी आप सोच नहीं पाएंगे अगर वो ब्लॉक्स ना हो, आपके पास डेटा नहीं होगा, स्टोर ही नहीं कर पाएंगे कहीं। क्या है ये, स्कीमा कहलाता है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। पियाजे कॉन्सेप्ट कोड रिफ्लेक्सेस में तो कुछ मेमोरी नहीं होती, वो तो इंस्टिंक्टिव होते हैं, है ना, आपकी पलकों के झपकने में कुछ स्कीमा थोड़ी लग रहा है, वो तो रिफ्लेक्स है। तो स्कीमा और रिफ्लेक्सेस हमारे सर्वाइवल के लिए होते हैं। जैसे बच्चे को सकिंग आप सिखाते नहीं है, वो अपने आप जानता है, ग्रास्पिंग, कि वो उसके हाथ में आप कुछ भी दे दीजिए ऐसे पकड़ लेगा, ये रिफ्लेक्स है, उसको सिखाया नहीं गया। तो ये कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो आपके स्कीमा में जन्म से सेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए और जवाब दीजिए। ये कहता है जीन पियाजे की थ्योरी में एबिलिटी टू वर्क विद सिंबल्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इससे आपको 2 बातें और जानने को मिलेंगी। टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ शक्तिमान के बारे में, अब वो यहाँ प्रेजेंट तो नहीं है शक्तिमान, है ना, लेकिन आपके दिमाग में आ गया होगा शक्तिमान सिंबल आ गया होगा कि कुछ बच्चे तो छत वत से भी छलांग वलांग लगा दी थी ना बचपन में, होता है ऐसा, ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में भी चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता, कि आपको कह दिया 2+2, अब जरूरी नहीं है ये 2 एप्पल आपने कहा और 2 बनाना कहा, तो ये बनाना आपके सामने है, बट आपने मेंटली रिप्रेजेंट कर लिया आपके दिमाग ने कि ये इसका मतलब ये रहा होगा, ठीक है, सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक स्टेज आपको पता है कौन सी होती है, 2 से 7 वर्ष। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको सीमियोटिक फंक्शन भी कहते हैं, यानी लाक्षणिक प्रकार्यता। सीमियोटिक फंक्शन मतलब सिंबल्स के थ्रू सीखना, ठीक है ना, एकोमोडेशन, रिवर्सिबल, कंजर्वेशन, नथिंग, ठीक है, सिमियोटिक फंक्शन भी कहलाता है। सिंबॉलिक स्टेज को सिमियोटिक फंक्शनल स्टेज भी कह सकते हैं। अब आपको इसमें 2 बातें जाननी है, ये जनरली आपने शायद ना पढ़ी हो, जो लोग बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं,
क्योंकि ये हर कोई डिस्कस नहीं करेगा आपके साथ, और ये ना सभी किताबों में आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो भी थोड़ी सी एडवांस लेवल की वहीं पे हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अब इसकी भी 2 सब स्टेजेस होती हैं, जो हम प्याजे की 4 स्टेज पढ़ते हैं ना, इस सेकेंड स्टेज की भी सब स्टेजेस होती हैं 2। कौन सी होती हैं? पुराने लोग बताएंगे, ये जो पुराने चावल हो चुके हैं ना। देखिए बताइए फटाफट से। अगर हम बात करें, एक स्टेज होती है इसकी सिंबॉलिक स्टेज, सिंबॉलिक या सिम्योटिक फंक्शन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। सिंबॉलिक स्टेज कितने से कितने वर्ष? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, घर वालों को बता दो चिल्ला चिल्ला के, झापड़ खा लेना अगर वो लगाएं तो, कि इतनी रात को कुछ और नहीं मिला। 2 से 4 वर्ष सिंबॉलिक स्टेज या सिम्योटिक, ठीक। और दूसरा है आपका इंट्यूटिव स्टेज, जो सेकेंड स्टेज है इसी की, वो है इंट्यूटिव स्टेज, सहजात्मक कह सकते हो। ये है 4 से 7 वर्ष। तो इन 2 सब स्टेजेस से मिलकर के बना है प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। इसलिए इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होती है पेपर में ना। एक क्वेश्चन है, मैं अभी इस बार ऐड नहीं किया, मैंने कहा अभी आपने नया नया शुरू किया है, जब किसी दिन मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगी तो ऐड करूंगी। वो थोड़ा सर में दर्द करता है सबके। उसका एक रीजन ये है कि हम इसके बारे में जानते नहीं है, ठीक। तो अगर हम बात करें यहाँ किसकी, सिंबॉलिक स्टेज की, यानी चिन्हों के माध्यम से सीखना, जो सामने नहीं है उसको भी मेंटली रिप्रेजेंट करना, है ना। और इंट्यूटिव स्टेज है सहजात्मक, यानी सहजता से। यहाँ बच्चा बहुत क्वेश्चंस पूछता है ना। यहाँ पे बच्चा जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा और उसको बहुत कुछ पता होता है, वो कैसे पता है वो उसे याद नहीं है, कहाँ सुना कहाँ देखा नहीं पता। लॉजिक की कमी होती है क्योंकि सहजता पे चल रहा है वो, जो भी उसने सुना, क्वेश्चन पूछे जाना, ठीक है। सिंबॉलिक स्टेज में वो सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीख जाएगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, वॉटएवर, ये क्या है, सब सिंबल्स ही तो है। तो ये सिंबॉलिक स्टेज जिसमें सिंबॉलिक इस्तेमाल वो सीख जाएगा 2 से 4, जिसको सिम्योटिक फंक्शन वाली स्टेज भी आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो सिंबल्स के थ्रू चीजें करना सीख गया है। इंट्यूटिव में वो बहुत क्वेश्चंस पूछता है, और इस स्टेज के अंत तक जाते जाते उसमें जो डिसेंट्रेशन का गुण है, कई बार रिवर्सिबिलिटी भी आनी शुरू हो जाती है। इस क्वेश्चन में आप बहुत गंदे फंसते हैं यदि वो ऑप्शन खराब दे दे तो, क्योंकि हमारे दिमाग में ये आइडिया होता ही नहीं है क्या ये पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सिबिलिटी शुरू हो जाए या फिर डिसेंट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए यहाँ पे। तो अंत तक जाते जाते हो जाती है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कैसे पूछा है। अचीव कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही होगा। मैं नया चावल हूं कोई कह रहा है, साधना बहुत बढ़िया। अचीव होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज के अंत तक जाते जाते ईगो सेंट्रिक भी आपका डाउन हो जाता है। आपका जो ईगो सेंट्रिज्म है, यानी जो आपकी अहम केंद्रिता है, वो कम होने लगती है। क्योंकि अचानक से ऐसा थोड़ी होगा एक दिन आप 7 वर्ष के हुए आप फटाक से आज से आप ईगो सेंट्रिक होना बंद हो गए, वो धीरे धीरे हो रही होगी ना। तो इस स्टेज के अंत तक जाते जाते वो चीज कम हो रही होगी, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, ये कर चुके थे ना हम, 1 मिनट रुको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए फटाफट से, 3-4 क्वेश्चन और हैं। बहुत बढ़िया, आप इतनी रात में इतनी मोटिवेशन के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि कई लोगों को तो लग रहा होगा पेपर आएगा तब पढ़ लेंगे, और अभी पेपर लेंदी हो चुका है। मैं ये नहीं कहूंगी मुश्किल हो चुका है, बट लेंदी हो चुका है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, अचानक से आप पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये जो 4-4 लाइन जबरदस्ती लगा दी, अगर आप पुराने पेपर देखेंगे 2018 तक के, आपको वो 1-1, 2-2 लाइन के मुश्किल से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, और ये तो छोटा क्वेश्चन है इस साल के हिसाब से, नहीं तो इतना बड़ी बड़ी 6-6, 7-7 लाइन की रामायण में पूरी कहानी देते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल कराने चाहिए, यानी कि सीरिएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स कब देनी चाहिए। क्रमबद्धता समझ रहे हैं ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, अपवर्ती और अनुवर्ती, ऐसा ही कुछ होता था ना, क्रम में देना, यानी बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में कब देनी चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये भी क्या है, बढ़ता और घटता क्रम ही है। किस स्टेज में होती है ये बात, ये होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। सीसीएस याद रखिए, कॉन्क्रीट से सीसीएस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं, अगेन कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। तो सीरिएशन की प्रॉब्लम भैया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में दीजिए आप बच्चे को, है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि प्री ऑपरेशनल वाले बिल्कुल सीरिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट हर एक स्टेज की एक विशेषता है, उस विशेषता के अनुसार हम यहाँ चल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है भाई, ये भी 3 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट। एज पर जीन पियाजे's थियरी, इंडिविजुअल्स स्ट्राइव टू अचीव द स्टेट ऑफ डैश थ्रू एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के माध्यम से क्या स्ट्राइव करना चाह रहे हैं हम, क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। भैया बैलेंस चाहिए व्यक्ति को, कि जो मैंने दिमाग में ऐड किया है और जो एडजस्ट करके चेंज किया है,
वो दुनिया में भी वैसी ही हैं चीजें। जब मैं एरोप्लेन को देखूं तो उसको एरोप्लेन कहूं, मेरे दिमाग में वो डिसइक्विलिब्रियम ना क्रिएट करे, कोई कह रहे ये एरोप्लेन नहीं है, ये तो ये है ना। मैं गाय देखूं तो उसको कुछ और ना कह दूं, भैंस ना बोल दूं, तो ये क्या है, बैलेंस में रहे चीजें। जो मैंने दिमाग में ऐड किया है और जो बाहर देख रहा हूं वो दोनों बैलेंस में रहे। ये एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के माध्यम से अडेप्ट करते हैं हम, और अडेप्टेशन से हम इक्विलिब्रियम में जाना चाहते हैं, यानी बैलेंस की स्थिति में रहना चाहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31, मनीष अ 6 year old बॉय, मनीष एक 6 साल का लड़का है, टेंड्स टू सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम हिज ओन, दूसरों के अनुभवों को वो अपने ही व्यू पॉइंट से देखता है। वो माउंटेन वाला जो एग्जांपल आपको दिया था ना 30 out of 30, वो जो क्लास पहली वाली थी, व्यू पॉइंट ओनली एंड फेल्स टू कंसिडर अदर्स व्यू पॉइंट, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता, तो दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं देख पाता कि मुझे चॉकलेट पसंद है तो जरूरी नहीं है मेरे दोस्त को भी चॉकलेट ही पसंद होगी, हो सकता है उसको कुछ और पसंद हो, उसको छोले भटूरे पसंद हो, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ तो बच्चा क्या है, ईगोसेंट्रिक है। जब वो सेल्फ सेंटर्ड है, खुद पे ही सेंटर्ड है, दूसरे के दृष्टिकोण को ना देख पाए, तो ये ईगोसेंट्रिज्म हो गया। 2 से 7 वर्ष यानी प्री ऑपरेशनल का ही एक लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन है बेसिकली, लक्षण भी क्या है, ये लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज कैन चिल्ड्रन थिंक डिडक्टिवली। देखिए ये क्वेश्चन है जो 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। इंडक्टिवली पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, डिडक्टिवली पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। लाइक शेयर करने में आज क्या कर रहे हैं आप, कोताही कर रहे हैं। कोताही बोले तो कंजूसी, है ना। देखिएगा सर में दर्द हो गया ना आपके आज क्वेश्चन सॉल्व करते करते, इजी क्वेश्चन करा दो, खुश रहोगे हैं। देखिए क्या सोचे थे 10-20 क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे आपको, इतने सारे क्वेश्चन आए एक शिफ्ट में, 3-3 4-4 क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे भाई प्याजे से। हाँ कोई कह रहा है पोल वाले भैया दीदी एब्स्ट्रैक्ट है, हाँ अभी आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट है, आपने उनको नहीं देखा है, कह सकते हो बिल्कुल। पोल वाली दीदी तो कॉन्क्रीट है आपके लिए, निशा को तो देखा ही है ना। बहुत बढ़िया ज्योति सिंह, देखिए एक बार फटाफट से जवाब दीजिए। मैम मेरा बीएड सेकंड ईयर के भी पेपर आ गए हैं और साथ में सीटेट, बस शाम वाली क्लास अटेंड कर लो। अगर बैच नहीं लिया हुआ है, बैच लिया हुआ है तो फिर वीकेंड्स पे आपको बैठना पड़ेगा, पूरी वीक की क्लासेस खत्म करनी पड़ेंगी, है ना। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बीएड के एग्जाम खत्म हो जाए तो, या तो मतलब थोड़ा सा हो जाएगा मैनेज, इतना ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, है ना। बीएड में हमें पता है आप कैसी कहानियां लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा अगर हम बात करें, इन सबको जोड़ के पूरी कहानियां लिख देना, 53% लोग डी कह रहे हैं। डिडक्टिवली, बिल्कुल डिडक्टिव आ गया तो फॉर्मल ऑपरेशनल सबसे लास्ट में आता है। डिडक्टिव थॉट, निगमनात्मक चिंतन जो है वो हायर लेवल है रीजनिंग का, इसलिए 11 से 14 वर्ष की उम्र में आएगा। अगर इंडक्टिव पूछा होता, यानी आगमनात्मक तर्क पूछा होता, तो आगमन तो भैया मूर्त संक्रियात्मक में ही आ जाता, जो लॉजिक आता है ना सबसे पहले, वो इंडक्टिव लॉजिक ही आता है सबसे पहले 7 से 11 में, डिडक्टिव आता है बाद में। सिर्फ लॉजिक लिखा हो या इंडक्टिव लॉजिक लिखा हो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, अगर डिडक्टिव लिखा हो तो फिर, या एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लिखा हो तो फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है जी, कोई कह रहा है पूरी कॉपी भर देंगे, बहुत बढ़िया। आज नींद भगाने की ट्रिक देखो, सपने पूरे करने हैं तो नींद पूरी हो ना हो, सपने पूरे होने चाहिए, ये मेरा एक डायलॉग है। तो अगर सपने जरूरी हैं, रिलेटेड हैं पढ़ाई से, कोई बात नहीं, नींद ना पूरी होने के कारण इस उम्र में तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको, कुछ दिन कुछ महीने अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ किसकी, इंडक्टिव लॉजिक की, है ना, इंडक्टिव रीजनिंग की। 2 प्रकार के तर्क होते हैं, ये दिए अरस्तु नहीं थे, एरिस्टोटल ने, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके काम का नहीं है। इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्क, और दूसरी तरफ है डिडक्टिव लॉजिक या रीजनिंग भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि लॉजिक जो है वो तर्क से ही तो बनता है, उसको रीजनिंग कह दो आप या लॉजिक कह दो। ये मेथड्स भी हैं टीचिंग में, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है ना, बात एक ही है, बस आप एक बार इसको समझ लीजिएगा। अगर मैं इंडक्टिव की बात करूं तो हम इसको आगमनात्मक तर्क कहेंगे, आगमनात्मक तर्क कहेंगे, और अगर हम डिडक्टिव की बात करें तो आप इसको निगमनात्मक तर्क कहेंगे। एक बार समझ लीजिएगा, ये मैं आपको नोट्स में भी दे दूंगी, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निगमनात्मक तर्क। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, ये पहले आ जाता है इंडक्टिव लॉजिक, है ना, सबसे पहले सिर्फ लॉजिक लिखा हो या इंडक्टिव लिखा हो, जो सबसे पहला लॉजिक आता है वो यही आता है,
है ना, लॉजिक। और कौन सी उम्र में आता है आपको पता है, 7 से 11 में पियाजे के अनुसार। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या लेटर चाइल्डहुड भी आप मान सकते हो, अगर पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में ना पूछा हो, वैसे पूछा हो तो इंडक्टिव लॉजिक से ही हमें इंडक्टिव टू डिडक्टिव जाते हैं जनरली। जब बच्चा छोटा होता है तो हम इंडक्टिव का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब इसमें क्या कहानी है, इसमें आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हो, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाते हो। एग्जाम्पल टू रूल जाते हो किसमें, इंडक्टिव में। जब आप बचपन में संज्ञा पढ़ते हो तो पहले आपसे पूछा जाता है कि अच्छा बच्चे अपना नाम बताओ, नाम लिख दिया बोर्ड पे। अपनी फेवरेट डिश बताओ, छोले भटूरे लिख दिए। अपनी फेवरेट सिटी बताओ, आगरा लिख दिया। अपनी फेवरेट कंट्री बताओ, इंडिया लिख दिया। ये चारों चीजें क्या हैं, आप बाद में बताएंगे कि ये जो चारों उदाहरण हैं ये संज्ञा हैं। किसी जगह, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमने एग्जाम्पल से बताया, पहले एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, बाद में रूल बताया। ये है इंडक्टिव मेथड, छोटी क्लासेस में यूज किया जाता है। इसको हम नोन टू अननोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नाम तो पता था ना, जगह का नाम पता था, व्यक्ति का नाम पता था, तो लेकिन नियम नहीं पता था, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर भी कह देते हैं इसको। ठीक है जी। वहीं जब हम डिडक्टिव की बात करते हैं तो डिडक्टिव में आप एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ज्यादा चलते हैं, या हम कहेंगे रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। कि जैसे आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर पहले बताया, बाद में वो फॉर्मूला आया कहां से, थियरम वेयरम प्रूव होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो पहले आपको नियम बता दिया जाता है। ये थोड़ा टाइम सेविंग होता है, टाइम सेवर होता है। रूल टू एग्जाम्पल यानी नियम से उदाहरण की ओर। वहीं अगर हम बात करें, इसको हम जनरल टू यानी सामान्य से विशिष्ट भी कह देते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं हम इसको क्योंकि रूल जो है वो हमेशा जनरल होता है, सामान्य होता है, सभी के लिए एक जैसा। भाई a+b का होल स्क्वायर पूरी दुनिया में एक जैसा होगा। एग्जाम्पल्स अलग अलग हो सकते हैं, आप उसमें नंबर्स चेंज कर सकते हो। या रूल की बात करूं मैं, संज्ञा की परिभाषा है ना, नाउन इज द नेम, ये तो होता था, नाउन इज द नेम प्लेस, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, ऐसा कुछ होता था ना, रट्टे लगाए हुए बचपन के। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये जो नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन जो है वो क्या है, रूल है, सभी के लिए एक जैसा। इसके एग्जाम्पल्स अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हिमांशी एक नाउन हो गई, है ना, आप एक नाउन है, गुंजन सामने, ठीक है, प्याजे एक नाउन हो सकते हैं, दिल्ली एक नाउन हो सकता है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल टू रूल, देखिए एग्जाम्पल स्पेसिफिक होता है एक तरह से, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। वहीं अगर हम देखें रूल टू एग्जाम्पल जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पहले रूल बताया जाएगा। रूल सभी के लिए एक जैसा होता है, रूल अलग अलग लोगों पे बदल नहीं जाता, जबकि उदाहरण अलग अलग तरह के हो सकते हैं। चलिए खैर, और एक और बात यहाँ ध्यान रखनी है, ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये पियाजे के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ रही है ना, 11 से 14 वर्ष के बीच में आ रही है, क्योंकि इसमें डिडक्टिव लॉजिक लगता है ना, यानी ये बड़े बच्चों के ज्यादा काम की होती है। चलिए खैर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज के लिए बहुत हो गया, 25 जनवरी का ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। लास्ट क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन, देख रहे हो पूरी कहानियां लिखी हुई हैं इसमें, कहानी सुनो कह रहा है ये क्वेश्चन, है ना, इतना लंबा। कह रहा है रीना अ 5-year-old गर्ल इज शोन 2 आइडेंटिकल ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, both short and wide in shape, both have exactly same amount of milk in them. She agrees that the quantity is the same. दोनों में क्वांटिटी सेम है, यानी रीमा को क्या दिखाया जाता है, 2 ग्लासेस दिखाए जाते हैं, बिल्कुल सेम क्वांटिटी और सेम बनावट के, सेम शेप और साइज के, है ना। 200 ml पानी है इसमें, दूध है इसमें, और 200 ml ही है इसमें। रीमा कह रही है हाँ दोनों में बराबर है, इसको देख के, ग्लास ए को देख के भी और ग्लास बी को देख के भी रीमा ने कहा, है ना, रीमा ने कहा कि हाँ ये तो इक्वल है, दोनों में जो अमाउंट है वो इक्वल है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं यहां कहानी कब कॉम्प्लेक्स बनती है, when same milk from one glass was poured into a taller narrower glass। अब समस्या तब उत्पन्न होगी जब इन दोनों ग्लासेस में, जिनमें बराबर दूध था, किसी एक ग्लास से लेकर के एक पतले और लंबे ग्लास में इस 200 ml दूध को पोर कर दिया गया, डाल दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा, into a taller narrower glass she believes that taller glass has more milk than shorter glass। अब इससे पूछा जा रहा है बेटा ये बताओ इस ग्लास में दूध ज्यादा है या फिर इस वाले में ज्यादा था। अब उसको लग रहा है हाइट तो इसकी ज्यादा है, तो उसने कह दिया भैया इसमें ही ज्यादा है ना, टॉलर है, इसमें टॉलर वाले ग्लास में ज्यादा दूध है, ये कह दिया। किससे, ये छोटू ग्लास से, छोटू और नैरो ग्लास से। चौड़ा है ये, लेकिन उसको हाइट की वजह से लग रहा है कि
इस वाले ग्लास में ज्यादा है। अब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्ची क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए 5 साल की है, मतलब समझ जाइए प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच, ठीक। डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग, यानी वो डिसेंटर नहीं कर पा रही, विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही, अलग अलग पक्षों को नहीं देख पा रही किसी एक चीज के। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, इसकी हाइट पे फोकस है तो हाइट पे ही है, इसकी विड्थ को नहीं देख पा रही है ना, इसकी शेप और साइज को नहीं देख पा रही, सारा फोकस जो है उसकी शेप पे है, बेसिकली साइज और वॉल्यूम को नहीं देख पा रही। ये नहीं समझ पा रही कि जो साइज और शेप के बदलने से, साइज और शेप के बदलने से वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आता, अमाउंट तो 200 ml ही रहेगा चाहे आप उसको किसी बर्तन में डाल दो, लेकिन उसका सारा ध्यान सेंटर्ड है। इसको टेंडेंसी ऑफ सेंट्रेशन कहते हैं, जिसको लोग बड़ा बढ़िया समझ लेते हैं, उनको लगता है कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। भैया ध्यान लगाना जानती है बच्ची, ध्यान एक ही एस्पेक्ट पे लगाना जानती है तो प्रॉब्लम है ना, बाकी एस्पेक्ट भी तो देखे। तो टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट कह देते हैं इसको, ये लिमिटेशन है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। तो डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग, हाँ वो अलग अलग पक्षों में नहीं देख पा रहे किसी एक चीज को। एनिमिज्म होता है कि निर्जीव चीज को सजीव समझना। सीमियोटिक फंक्शन है सिंबॉलिक थॉट, 2+2, वैसी तो कोई समस्या नहीं है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग तो दूर की बात हो गई। तो विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जिसकी वजह से रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाएगी और कंजर्वेशन यानी संरक्षण का गुण भी नहीं आ पाएगा। तो ये एक बेसिक बात हुई। आउट ऑफ 33 कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे। बैचेस में यदि आप एनरोल करना चाहते हैं करियर विल ऐप डाउनलोड करें। ये सेशन होपफुली आपको पसंद आया होगा, काफी लंबा सेशन था, चर्चा बहुत लगती है इन क्वेश्चंस में, है ना, क्योंकि बोलने का ही सारा खेल है, लैंग्वेज का ही खेल है पेडागोजी में। तो अगर हम बात करें तो होपफुली आपको अभी भी कोई अगर कंफ्यूजन रह गई होगी तो आगे जब हम मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगी, वैसे रहेगी नहीं। अगर आपने कल का सेशन, आज का सेशन और पियाजे की जो थियोरी कराई हुई है लेट्स लर्न पे वो अच्छे से देखी हुई है, तो आउट ऑफ 33 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं वो आप बताएंगे, है ना। और फिर अपने घर जाएंगे, ये राइम कर गया, बताएंगे घर जाएंगे जबकि आप अपने घर में ही होंगे। वो तो बोनस क्वेश्चन था जो हमने शुरुआत में किया था 19th नंबर, उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया है। वैसे तो हमने टोटल 34 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं, 27 आउट ऑफ 33 यानी 27 आउट ऑफ 33, 31 आउट ऑफ 33, 30 आउट ऑफ 33, 23 आउट ऑफ 23। अच्छा बाद में आपने ज्वाइन किया होगा। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। हिंदी गेमिंग, ओहो हो, चलिए धन्यवाद यार, आज के लिए बहुत हो गया। मैं कल हम जहां तक ईवीएस के क्वेश्चन करेंगे, बाय चांस छुट्टी की संभावना वैसे कल कम ही है बट हो भी सकती है ना। तो कल ईवीएस हम करेंगे 9 बजे ही करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। निशा मैम कब आएंगी और मजाक कब करोगे आप? निशा मैम जो हैं वो मार्स पे जाने की प्लानिंग में व्यस्त चल रही हैं थोड़ी, तो उनको बुलाएंगे जल्दी ही बीच बीच में, है ना। चलो टेक केयर, बाय बाय। मजाक भी करेंगे, डोंट वरी। ये इतना सीरियस टॉपिक है यार, इतना लेंदी टॉपिक है कि इस पे चर्चा थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है बीच में। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। कोई और बात हो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा।